कोई राब्ता हुआ ज़ीनत आपी रूहा के भाई के साथ? इसने फ़ोन उठाया? कोई बात हुई आप लोगों की? वो परेशानी से इसके कमरे में आई थी। वो बार-बार कभी अंदर आ जा रही थी, कभी बाहर आ रही थी। इसके इशारों पर भी वो नफ़ी में सर ही हिला गई थी। इसके बाद से लेकर अब तक परिविश को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। इसीलिए वो अब की दफ़ा सीधा इसके कमरे में ही आ गई थी। नहीं, मेरा इनसे राब्ता नहीं हो सका। वो ना तो मेरा फ़ोन उठा रहा है और ना ही मुझे कोई उम्मीद नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है हम इस मामले को फ़ज़ूल में खुद पर ले रहे हैं। देखो परिविश, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। हो सकता है रूहा को ठीक से अपने भाई का नंबर पता ही ना हो और इसने हमें कोई गलत नंबर दे दिया हो। हम एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं इस नंबर से। मुझे नहीं लगता कि हमें इस उम्मीद पर ज़्यादा देर रहना चाहिए। मेरी बात मानो तो इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दो। अब ये वक्त है तुम जाकर रेशम भाई से साफ साफ कह दो कि ये तुम्हारे बस में नहीं है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें तुम्हारा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि एक इंसान के निकाह में रहते हुए तुम किसी गैर मर्द के सामने अपनी इज्जत का जनाजा निकालो। अब ये सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं बल्कि तुम्हारे साथ इस आदमी का नाम जुड़ा है। तुम इसकी बीवी हो, इसकी मनकूहा हो, इसकी औरत हो। खुदा के लिए खुद को बेमोल मत खोने दो। वो अब भी वक्त है, बहुत वक्त है। ये मामला यहीं पर ख़त्म हो सकता है। ये चीज़ यहीं पर रुक सकती है। तुम बेकार में इस चीज़ को शय मत दो। प्लीज़ जाकर रेशम भाई से बात करो। तुम साफ इनकार कर दो। रेशम भाई क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा चिल्लाएगी, चीखेगी और बस रूहा को दरिंदों के सामने फेंक देगी। वो रूहा का सौदा कर देगी। मेरे एक इनकार पर वो रूहा को बर्बाद कर देगी। आप क्यों नहीं समझ रही ज़ीनत आपी? वो इसकी बात काटते हुए बोली थी। वो ज़ीनत को बताना चाहती थी कि इसका एक इनकार रूहा की ज़िंदगी पर कितने बड़े तरीके से असरअंदाज हो सकता है। तो ये सब कुछ इसे इसके भाई के घर से भागने से पहले सोचना चाहिए था। ये इसे तब सोचना चाहिए था जब अपने भाई की गैरत इसे कैद लग रही थी। जब इसका भाई किसी खजाने की तरह इसकी हिफाजत कर रहा था और वो इसकी हिफाजत को कैद समझ कर के घर से भाग आई थी। रूहा की गलतियां इसे यहाँ तक लेकर आई हैं। इसकी घटिया हरकत इसे यहाँ तक लेकर आई है। अगर तुम रूहा को मासूम समझती हो तो ये बात तुम भी समझ लो, वो इतनी मासूम है नहीं। एक दुनिया देखकर वो इस कोठे पर पहुंची है। न जाने जो शख्स इसे यहाँ तक बेच कर गया है इसे कितने मर्दों के बिस्तर तक भेज चुका होगा। अब की दफ़ा ज़ीनत ने इसे वो आईना दिखाने की कोशिश की थी जिसे वो देखना तक नहीं चाहती थी, जबकि दरवाजे पर खड़ी रूहा भी इनकी गुफ्तगू को अपने कानों से सुन चुकी थी और ये इसकी ये बातें इसे फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर गई थी। वो वहीं दरवाजे के साथ जमीन पर बैठती चली गई, जबकि परिविश ने तेजी से इसकी तरफ बढ़ते हुए दरवाजे को अंदर से बंद करते इसके करीब बैठते हुए इसे अपने सीने से लगाया था, क्योंकि रूहा ने अब हिचकियों में रोना शुरू कर दिया था। परिविश, मैं गंदी नहीं हूँ, मैं गंदी औरतों जैसी नहीं हूँ। मैंने इस आदमी को अपने आप को छूने तक नहीं दिया। मैं कसम खाती हूँ, मैं अपने भाई की कसम खाती हूँ, इस आदमी ने मुझे गंदा नहीं किया। वो मुझे घर से भगा कर लेकर गया था। मैंने इसके सामने निकाह की शर्त रखी। मैंने इसे तब तक खुद को छूने नहीं दिया जब तक वो मुझसे निकाह नहीं कर लेता। तभी तो वो मेरी जिद के सामने हार कर मुझे बेच गया। मेरा यकीन करो परिविश, में गंदी नहीं हूँ। मैंने खुद को बर्बाद नहीं किया। मैंने अपनी इज्जत बचाने की खातिर इसके सामने निकाह की शर्त रखी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि वो मुझसे निकाह कर ले। मैं इसके साथ कभी घर से ना भागती अगर वो मुझे खुदकुशी करने की धमकी ना देता। वो दिन रात मुझे धमकियां देता रहा था कि वो खुदकुशी कर लेगा और फिर इसने खुदकुशी करने की कोशिश की। इसका दोस्त सियान जो हवेली आता था मुझे ये बताने के लिए कि समर की हालत ठीक नहीं है, वो मर रहा है मेरे लिए। हाँ, मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, मुझे घर से नहीं भागना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। तुम मेरे भाई को नहीं जानती, इसने हमारे बाप का कत्ल कर दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने नशे की हालत में घर की मुलाजमा के साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी। वो शख्स अपना मकाम भूल चुका था। वो इतना कर चुका था कि घर के एक मुलाजिम के साथ इसने रेप करने की कोशिश की थी। इस दिन शाहवीर भाई पागल हो गए थे। उन्होंने इस औरत की चीखों पुकार सुनते हुए फकत 12 साल की उम्र में अपने बाप के सीने में गोलियां चला दी थी। वो गुस्से के इतने तेज हैं कि जब वो गुस्से में होते हैं तब इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। वो दुनिया खत्म करने के दर पर आ जाते हैं। मैं अपने भाई को जानती हूँ। मैंने इसके साथ जिंदगी के कई साल गुजारे हैं। वो इंसान मुझे भी माफ नहीं करेगा। मैं जानती हूँ जब इसे पता चलेगा कि मैं इस कोठे पर हूँ तो वो आएगा मुझे लेने के लिए। वो मुझे इस कोठे से निकाल कर जमीन में दफना देगा, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहने देगा। अपनी इज्जत की खातिर वो मुझे जान से मार डालेगा, लेकिन इस कोठे पर बर्बाद नहीं होने देगा। मैं बहक गई थी। मैंने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। मैंने अपना आप बर्बाद कर दिया, लेकिन मुझे फिर भी इस बात पर फख्र है कि मैंने किसी के बिस्तर पर अपनी इज्जत लूटने नहीं दी। मैं जानती हूँ मैं इस कोठे पर किसी की भी कोई नेक परवीन बनकर नहीं आई हूँ। सब कुछ गलत समझ मैं जानती हूँ कि मैं इस कोठे पर किसी की कोई नेक बीवी बनकर नहीं आई हूँ। सब मुझे गलत समझते हैं। सबको लगता है कि मैं इस आदमी के बिस्तर को रंगीन करती रही हूँ, लेकिन ये झूठ है। ये मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है। बस मैं आपसे बस इतनी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि किसी तरह मेरे भाई को बता दें कि मैं इस कोठे पर हूँ, इससे पहले कि ये लोग मुझे लूट लें। मुझे मेरे भाई की गोली से मर जाने की ख्वाहिश है। वो मुझे जान से मार डाले मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इस कोठे पर बर्बाद नहीं होना चाहती। प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे यहाँ से निकालें। सिर्फ एक दफ़ा मुझे यहाँ से निकाल दें। मैं सारी ज़िंदगी आप लोगों का ये एहसान नहीं भूलूंगी। सिर्फ एक दफ़ा मेरे भाई को बता दें कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं जानती हूँ वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार डालेगा, लेकिन वो मौत भी इस जिंदगी से बेहतर होगी। वो हाथ जोड़ते बुरी तरह से सिसकते हुए परिविश से मदद मांग रही थी। इसका हाथ पैर जोड़ना, तरप तरप कर रोना परिविश को परेशान कर गया था। इसे अपने सीने में छुपाए वो इससे वादा कर रही थी कि वो इसकी मदद जरूर करेगी। न जाने कितने दरिंदों से वो अपना आप बचाकर यहाँ तक आई थी। न जाने कितने वक्त तक वो अपनी ही मोहब्बत का खिलौना चेहरा देखती आई थी। बचपन से इसने सख्तियां झेली थी। इसके भाई ने इसे एक सख्त माहौल दिया था जिसकी वजह से वो बागी हो गई थी, लेकिन अपनी गलतियों से सबक सीख कर वो इसी माहौल में एक दफा फिर कैद हो जाना चाहती थी जिसमें वो महफूज थी।
बस एक दफ़ा वो यहाँ से निकलना चाहती थी और परिविश ने खुद से वादा किया था कि वो इसे यहाँ से निकालने के लिए किसी भी हद तक चली जाएगी। बस वो इसे यहाँ से निकाल कर दम लेगी। वो हवेली से बहुत दूर फासले पर आ गया था, लेकिन इसकी चमकती हवेली अंधेरे में भी रोशनी बिखेरे हुए थी। इतने दूर फासले पर भी असीर महल का नाम साफ-साफ जगमगा रहा था। वो बहुत दूर अपनी गाड़ी में बैठा इस हवेली की तरफ देख रहा था। असीर के अल्फाज इसके कानों में अब तक सुनाई दे रहे थे। इसकी नफरत का इज़हार इसे अंदर तक झंझोर गया था। असीर इससे नफरत करती थी, बेइंतहा नफरत करती थी। इसे किसी की नफरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसे कौन सा पहली दफ़ा नफरत मिली थी। इसने सबकी नफरत ही झेली थी। इसने नफरत ही तो बर्दाश्त की थी। इसका दादा इससे नफरत करता था क्योंकि इसने इस इंसान के बेटे को जान से मार डाला था। इसका ताया चाचा सब लोग इसे नफरत करते थे क्योंकि अपने बाप का कत्ल करने के बावजूद भी इसने अपने बाप की दौलत से हासिल होते हिस्से को अपना हक समझकर हासिल किया था। और यही वजह थी कि इन लोगों की नफरत करने की। इन लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि इसे इसका हिस्सा ना दिया जाए। इसके दादा के मरने के बाद इसके बाप के मजीद रिश्तेदार भी निकल आए थे, जिन्होंने हर मुमकिन कोशिश की थी इसे और इसकी बहन को सवाई इसकी हवेली के इनके जायज़ हक से महरूम कर दिया जाए। लेकिन खुद वकालत की तालीम हासिल करके भी शावीर ने ठीक से इन चीज़ों को समझा था और फिर अपने हिस्से को हासिल करते हुए इसने अपनी दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस गाँव और सियासत में लगा दिया था। और यही वजह थी कि वो पिछले 7 सालों से सियासत में एक पहचान बना चुका था। इस साल वो खुद ही सियासत में अपना नाम दे चुका था। लोगों में इसकी पहचान बढ़ने लगी थी। इसने अपनी ज़िंदगी के 4 साल जेल में गुजारे थे। 4 साल वो औरत इसके लिए लड़ती रही थी, जिसकी इज़्ज़त इसने अपने ही बाप से बचाई थी। शाबिर को आज भी वो दिन याद था जब इस हवेली के 2 कमरों में इसकी बीवियाँ थी। एक बीवी कमरे में इसके दुख से रो रही थी कि इसका शौहर इस पर सौतन लेकर आया है, जबकि दूसरी कमरे में एक औरत अपनी 5 साला बेटी के साथ इस दुख में रो रही थी कि वो इतने सालों से एक ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी जो न पहले से जो पहले से ही शादीशुदा था, बल्कि एक 12 साला बेटे का बाप भी था। वो दोनों औरतें इसके बाप के धोखे से रो रही थी, जिसका कहना था कि इसके खानदान ने इसकी शादी एक ऐसी औरत से करवाई थी जिसे वो पसंद नहीं करता, जबकि दूसरी ओर से वो मोहब्बत का तलक निभा रहा था। हाँ, इसे गुस्सा था, बेतहाशा गुस्सा था। इसकी माँ के साथ नाइंसाफी की गई थी। इसका बाप दिन रात इसे मारता पीटता था। वो कभी इस मामले में कुछ नहीं बोल पाया था कि इसकी माँ की इजाजत न थी, लेकिन वो इस पर एक दूसरी औरत लेकर आया था। ये दुख इसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसके बाप ने इसकी माँ को सिर्फ ज़हनी अज़ियत नहीं दी थी, बल्कि कल्बी मरीज भी बना दिया था। और 2-2 औरतों का शौहर होने के बावजूद भी वो नशे में धुत एक तीसरी औरत से इसकी इज्जत छीनने जा रहा था। और यही चीज़ 12 साल की उम्र में इसे बर्दाश्त ना हुई थी। गाँव के लोग कहते थे कि वो अपने बाप की दूसरी शादी की खबर सुनकर इसने अपने बाप को जान से मार डाला था, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि इसके बाप के मरने के पीछे असल वजह क्या थी। इसके बाप के मरने के बाद इसकी सौतेली माँ अपने घर चली गई थी। 1 डेढ़ साल में इसकी दूसरी शादी कर दी गई थी, लेकिन इसकी माँ से रूहा की हालत देखी न गई थी। इस दरमियान शाबिर जेल में था, जब इसकी माँ रूहा को इसके मामू के घर से अपनी हवेली ये कहकर लेकर आई थी कि इस हवेली पर रूहा का हक है। और इतने अमीर बाप के होते हुए इसका मुलाजिम की तरह अपनी मामियों के सामने काम करना इसकी अपनी सकी माँ को गवारा ना था। हालांकि इसे ये चीज़ पसंद नहीं आई थी। वह इस पर अपनी माँ से बहुत लड़ा था, लेकिन इसकी माँ ने फैसला सुना दिया था कि इस फैसले को मानने पर मजबूर था। इसकी माँ ज़्यादा अरसे तक इसके साथ न रह पाई थी। जेल से आज़ादी के तकरीबन दूसरे साल बाद इसकी माँ को आधी रात को हार्ट अटैक आया था और इसकी ज़िंदगी की आखिरी रात साबित हुई थी, जब वो सारी रात अपनी माँ के सहारे बैठा रहा, जो मुसलसल इसे बस एक ही बात कह रही थी कि रूहा का ख्याल रखना। इसकी बाई हो तुम सौतेले ही सही, लेकिन इसके साथ तुम्हारा रिश्ता है। और इसने हर मुमकिन कोशिश की थी इस रिश्ते को निभाने की। हाँ, वो ज़्यादा बात नहीं करता था, इसकी ज़्यादा करीब नहीं जाता था। और फिर शाबिर की नेचर ही काफ़ी सख्त थी। वो वो काम करती थी जो इसे पसंद नहीं होता। अगर वो कुछ कह देता तो बदले में इसे बदतमीजी कर जाती थी। और फिर हर बात पर इसकी एक ही बात होती कि शाबिर इसका सौतेला भाई है। इसकी बदतमीजी बर्दाश्त करते हुए भी इसने रूहा को हर मुमकिन तरीके से तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी रूहा इसे धोखा देकर भाग गई थी। इसने कभी किसी से मोहब्बत नहीं पाई थी। इसका अपना पूरा खानदान इससे नफरत खाता था। और ऐसे में ज़िंदगी में पहली बार इसे किसी से मोहब्बत हुई थी, और वह भी इसे नफरत का दावा कर गई थी। गुस्से से गाड़ी के टायर पर जोर जोर से पैर मारता, चिल्ला चिल्ला कर अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था। असीर की नफरत का इजहार से झंझोर कर रख गया था। इसके अंदर अजीब सी घुटन होने लगी थी। क्या वो किसी की मोहब्बत के लायक नहीं था? क्या वो किसी की मोहब्बत डिजर्व नहीं करता था कि हर कोई इसे नफरत करता था? जिंदगी में पहली दफा इसने किसी से मोहब्बत की थी, बेतहाशा मोहब्बत की थी, और वह भी इसे नफरत करती थी। इसने कभी गिला नहीं किया था, कभी शिकवा नहीं किया था अपना बचपन बर्बाद होने का। इसे आदत ना थी शिकायत करने की, लेकिन एक लड़की ने इसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो आसमान की तरफ देखता नजरों में शिकायत लिए हुए था। वो जानता था इसका कोई नहीं है जो इसे संभालने आएगा। वो बचपन से खुद ही गिरता था और खुद ही संभलता था। कोई इसकी चोट पर इसे मरहम लगाने नहीं आता था, और इसे कभी कोई फर्क भी नहीं पड़ा था, क्योंकि इसने कभी किसी से उम्मीद ही नहीं लगाई थी। लेकिन इस दफा इसे फर्क पड़ रहा था, क्योंकि वो इस लड़की के साथ अपनी आने वाली जिंदगी के खौफ सजा चुका था। तुम नफरत करो बेतहाशा नफरत करो आशीषा विशा, लेकिन तुम्हें मेरी कैद से आज़ादी कभी नहीं मिलेगी। तुम रो तड़पो, लेकिन फिर भी शाविशा तुम्हें कभी अपने साथ जुड़े इस रिश्ते से आज़ादी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। इस चमकती हवेली को देखता वो जैसे खुद को अपना फैसला सुना रहा था। अरे वाह डार्लिंग, तुमने तो पूरे लाउंज की सेटिंग ही चेंज कर दी, अब जरा बेहतर लग रहा है। वो काफी देर से जाकर नीचे आया तो आशी पूरे घर की सेटिंग चेंज करने में लगी हुई थी। इसने बार पूरे लिविंग एरिया को चेंज कर दिया था। अखराज को एक लम्हे के लिए तो ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी और के ही घर आ गया हो, लेकिन अपनी बीवी को सामने मसरूफ से अंदाज में मुलाजमों पर हुक्म चलाते देखकर वो मुस्कुराकर इसके पास आ गया था। सच्ची सच्ची बताइए, अब ज्यादा प्यारा लग रहा है ना? मैंने कितना अच्छा लॉन्च डिजाइन किया है। और आपने टीवी एरिया देखा, मैंने इसकी भी सारी सेटिंग चेंज करवा दी है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने सारे मुलाजमों को आज बहुत काम करवाया, लेकिन मैं सोच रही थी कि एक दफा सारी सेटिंग हो जाए ना तो इसके बाद
एक दफ़ा आराम करेंगे और मैं बेडरूम की भी सेटिंग चेंज कर लूँ। इसने बड़ी मासूमियत से पूछा तो वो क्या लगा कर हँसा था। तुम तो अच्छी खासी हाउस डिज़ाइनर निकली। बेगम जो दिल में आए वो करो, जैसा चाहो वैसा करो। रूम की भी सेटिंग कर दो और मेरे दिल की भी रूम की भी कोई सेटिंग कर दो यार, सारा बिखरा पड़ा है। वो इसके मुलायम गालों पर अपने लब रखते हुए बेबाकी से बोला था। उफ, ओहो! अहराज थोड़ी सी तो शर्म करें, यहाँ सारे मुलाज़िम हैं, कभी भी कोई भी आ सकता है, आपका रोमांटिक मूड तो हर वक्त ही ऑन रहता है। वो इसे पीछे हटाते हुए बोली थी, आता है तो आ जाए, अब क्या मैं अपने घर में अपनी बीवी से रोमांस भी नहीं कर सकता? खैर यहाँ पर मेरा रोमांस करने का मूड भी नहीं है, चलो हम रूम में चलते हैं। यार मेरे पास रहो, बिल्कुल पास रहो, तुम्हें पता है कल मैं जा रहा हूँ, मेरी वापसी बहुत लेट होगी। वो अचानक से इसे अपनी बाहों में उठाए बताने लगा था, क्यों लेट होगी वापसी? आपका ऑफिस है, आप जब चाहें छुट्टी लेकर आ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होगा। हाथ आप ना आप ना बात कीजिएगा अपने खरूस बॉस से और कहिएगा कि आपने इतनी दूर काम नहीं करना। अब आप एक प्यारी सी लड़की के हस्बैंड हैं और इस प्यारी सी लड़की को अपने हस्बैंड की आदत हो चुकी है। इसे इसके हस्बैंड हमेशा इसके पास चाहिए। फिर देखिएगा आपके खरूस बॉस फ़ौरन से अच्छे हो जाएँगे और आपको वापस यहाँ पर भेज देंगे। वो इसे लिए बेडरूम की तरफ जा रहा था। जब वो इसे इसकी प्लानिंग बता रही थी कि वो किस तरह से अपने खरूस से बॉस से हमेशा के लिए यहाँ आने की इजाज़त माँगे। नहीं डार्लिंग, मेरा वो खरूस बॉस तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा खरूस है। वो मुझे तुम्हारे पास भेजने की बजाय ये कहेगा कि अपनी प्यारी सी बीवी को हमेशा के लिए वहाँ बुलवाओ और इसके लिए तुम राज़ी नहीं हो रही। पता है वहाँ मेरा बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट है, तुम एक दफ़ा वहाँ चलो तो तुम्हें बहुत वो बेहद पसंद आएगा। अगर पसंद नहीं आया तो हम फ़ौरन से वहाँ पर वापस आ जाएँगे, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। वो बेडरूम में दाखिल होते हुए से यूँ ही उठाए बेड की तरफ लेकर आया था। ख़लास मुझे रहने का मसला नहीं है, आप बेशक मुझे खुले आसमान के नीचे से सुलाएँ, मैं आपके साथ खुशी रह लूँगी, लेकिन मैं वहाँ नहीं न जाना चाहती। इस जगह जानते हैं इस जगह जितने भी लोग आज तक गए हैं कभी लौट कर नहीं आए। मेरे ताया, मेरे बाबा, मेरे भाई, मेरे कज़न कितने लोग गए हैं वहाँ, कोई भी वापस नहीं आया। मुझे इस जगह से अजीब सी चिढ़ है। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी अपना इस तरफ जाए। आपकी मजबूरी है, समझ सकती हूँ, आपका कारोबार है वहाँ, लेकिन मुझे उम्मीद तो है कि आप लौट कर आएँगे। आपसे पहले जो लोग गए थे वो हमेशा के लिए गए हैं, कभी लौट कर ना आने के लिए। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती जहाँ पर मैं अपने अपनों को खोया है। आपको पता है वहाँ से कितने जनाज़े आए हैं मेरे घर में। मुझे शहर की हवा भी पसंद नहीं है, मुझे कभी वहाँ नहीं जाना चाहती और आप मुझे वहाँ ले जाने की बारे में कभी बात नहीं करेंगे। वादा करो, वादा। वो इसके सीने पर हाथ रखते हुए अपने दिल की बातें इससे शेयर कर रही थी, जबकि वह सुनते हुए परेशान सा इसके सर को अपने सीने से लगाए हुए बैठा था। तुमने अपने अपने खोए हैं, इस शहर की वजह से नहीं, तुम्हारे अपनों ने अपना फ़र्ज़ निभाया है, इन्हें शहादत का रुतबा मिला है। वो सब लोग खुदा की नज़र में बहुत ऊँचा मकाम रखते हैं, तुम्हें तो इन पर फ़ख्र होना चाहिए कि मुझे है फ़ख्र अख़लास, मुझे अपने अपनों पर फ़ख्र है, इन लोगों पर फ़ख्र है मुझे जिन्होंने अपने मुल्क की खातिर इतना कुछ किया है। लेकिन मेरा क्या? ये फ़ौज वाले लोग क्यों नहीं समझते कि इनके चले जाने के बाद हमारा क्या होगा? क्यों नहीं समझते कि इनका होना कितना ज़रूरी है? मेरे बाबा, मेरे भैया और ऐसे कितने ही लोग और जो चले गए, मुझसे दूर हो गए, इनका होना कितना ज़रूरी था। आपको पता है मेरे स्कूल में सब दोस्तों को लेने के लिए इनके बाबा आते थे, लेकिन मेरे बाबा नहीं आते थे क्योंकि इन्हें आर्मी का फ़र्ज़ निभाना था। सब लोग बचपन में अपने बहन भाइयों के साथ खेलते थे और मेरा भाई छोटी सी उम्र में वहाँ चला गया क्योंकि इसे मुल्क का हाफ़िज़ बनना था। वो छुट्टियों में घर आते यही बात करते कि फ़ौज में जाना है, मुल्क के लिए शहीद होना है, बस यही सब कुछ। आर्मी वालों की सोच भी बस यहीं से शुरू होकर यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जब तक वो ज़िंदा रहते हैं इनकी सोच यही होती है कि मुल्क के लिए कुछ करना है, जब शहीद हो जाते हैं तो मुल्क के लिए शहीद हो जाते हैं। इनकी फैमिली का क्या? इनके घर वालों का क्या? वो लोग क्यों नहीं सोचते कि इनके पीछे किसी की ज़िंदगी बहराना हो जाएगी? वो कुछ नहीं, किसी की ज़िंदगी वीरान हो जाएगी। वो क्यों नहीं सोचते कि इनके चले जाने के बाद इनके घर वालों का क्या होगा? ये जो आर्मी में लोग होते हैं ना, ये पत्थर दिल होते हैं। इन्हें रिश्तों का एहसास नहीं होता। इन्हें सिर्फ़ अपने मुल्क की परवाह होती है और फिर वो मुल्क के लिए शहीद हो जाते हैं और इनके पीछे हम जैसे लोग सिर्फ़ रोते हैं। मैं नहीं जाना चाहती खाड़ियाँ, कभी नहीं जाना चाहती। आपको पता है मैंने आपसे शादी क्यों की? क्योंकि इस फ़ील्ड से आपका कोई तल्लक ही नहीं है और यही चीज़ मेरे लिए खुशी की वजह है। मैं इन यूनिफ़ॉर्म वालों से बहुत दूर जाना चाहती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपका यूनिफ़ॉर्म से कोई तल्लक ही नहीं है। बस सीने पर सर रखे अपनी ही धुन में बोली जा रही थी, जबकि अख़लास से अल्फ़ाज़ अदा करना मुश्किल हो गया था। वो यूँ ही से अपने सीने से लगाए बैठा इसकी बातें सुन रहा था। कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। शावीर ने दोबारा अपना वो नंबर ऑन नहीं किया था। मैं मुसलसल कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरीके से आदमी से राब्ता कर सकूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन है। वो बाहर आकर बैठी तो ज़ीनत भी इसके पास ही आकर बैठ गई थी। कौन शावीर? किसके बारे में बात कर रही हो तुम और क्यों बार-बार इससे राब्ता करने की कोशिश कर रही हो? अचानक वहाँ आती रेशम भाई ने इसके मुँह पर जैसे ताला सा लगा दिया था। वो कुछ बोलने के काबिल ही न रही थी। इसने एक नज़र परिविश को देखा तो फिर सामने खड़ी रेशम भाई को, जो हैरत से देख रही थी। जी, वो शावीर एक सेठ है, कुछ दिन पहले जो मुझे अपने साथ लेकर गया था। आपको तो पता ही होगा, मैं इससे राब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी बड़ी असामी है। सोच रही हूँ अगर इस हफ्ते इसने चक्कर लगा लिया तो मेरे सारे मसले आसान हो जाएंगे। पापा को पैसे भेजने हैं, इनको अस्पताल जाना है। वो छोटू बता रहा था कि इनकी तबीयत बड़ी खराब रहती है। आजकल ज़ीनत ने बड़ी मुश्किल से बात बनाने की कोशिश की थी, जबकि परिविश भी इसके पीछे ही उठकर खड़ी हो गई थी। इसकी हाँ में लाने की कोशिश करने लगी थी। जब इसका सर बुरी तरह से चकराया था, इसे लगा कि वो गिर जाएगी और इसी डर से इसने दीवार को थामा था। आज सुबह से ही इसे अपनी तबीयत बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं हो रही थी। इसे मुसलसल चक्कर आ रहे थे।
कोई भी खुशबू इसके दिमाग पर सवार हो जाती और अभी भी अंदर उठी अजीब तरह की परफ्यूम की खुशबू से यहाँ बार खुली फजा में आने पर मजबूर कर गई थी। अंदर लड़कियां रात के मुजरे की तैयारियां कर रही थी। जब इस माहौल से दूर होते हुए यहाँ पर आकर बैठी, लेकिन यहाँ भी वो अपनी तबीयत ठीक महसूस नहीं कर रही थी। इसे अब कई आ रही थी। कौन सा सेठ की बात कर रहे हो तुम? बस वो जो सेठ आया था इसका नाम तैमूर था, और इससे पहले जो सेठ तुम्हें पसंद करके गया था इसका नाम मकसूद था। इस हफ्ते तो कोई शाबिर नहीं आया। ऐसे बहानेबाजियां करते देखकर रेशम भाई की गहरी निगाह ने इसे अंदर में इसके अंदाज में कुछ गैर मामूलीपन महसूस किया था। वो इन आजकल की लड़कियों से धोखा खाने वाली औरत हरगिज नहीं थी। इसने एक दुनिया देखी थी। वो एक लम्हे में समझ गई थी कि सामने खड़ी लड़की से झूठ बोल रही है, लेकिन इससे पहले कि वो मजीद झूठ का सहारा लेती, अचानक इसके पीछे खड़ी होती परिविश जमीन पर गिरती बेहोश हो गई थी। उसकी बेहोश होते ही अचानक शोर सा मच गया था। हाय अल्लाह, परिविश को क्या हो गया? उठाओ इस लड़की को अंदर लेकर चलो। अरे डॉक्टरानी को बुलाओ, इसे क्या हो गया? अरे अभी तो ये मुझे लाखों दिलवाने वाली है, अचानक से गिरकर बेहोश कैसे हो गई? अरे क्या ये लड़कियां? अरे लड़की और डॉक्टर को बुलाओ। लड़कियां तेजी से इसे उठाकर अंदर की लेकर जा रही थी। इसके शोर मचाने की वजह से वो लोग जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाने को भी भागी थी, क्योंकि परिविश कोई आम रकासा ना थी, बल्कि रेशम भाई को मालामाल करने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। इसीलिए तो इसने बेहोश होते ही रेशम भाई के हाथ पैर फूल गए थे। बीबी जी आइए, बाहर आइए। शुक्र है आपकी आंख खुल गई। मैं 2-3 दफ़ा आपके कमरे में होकर आई हूँ। शाह साईं तो मेरे ख्याल में घर पर है ही नहीं। वो पता नहीं कब आएंगे। आपके लिए नाश्ता लगवाती हूँ। वो पार्लर वाली आएगी ना आपको तैयार करने के लिए। आज रात मेहंदी है, जो आपकी शाह साईं के आने से पहले वो आपको तैयार कर जाएगी। तो शाह साईं तो आपको देखकर पागल ही हो जाएंगे। आप जरा सी सजती हैं तो उनकी हालत दीवानों जैसी हो जाती है। अब मेहंदी की दुल्हन बनकर आएंगी तो कमला ही जाएंगे। वो शरारती अंदाज में कहती है, इसके लिए कुर्सी खींच गई थी। वो रात का गया हुआ था, ये बात मुलाजमा नहीं जानती थी। वो काफ़ी देर इसके वापस आने का इंतजार करती रही थी, लेकिन वो आया ही नहीं। न जाने वो क्यों नहीं आया था, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी। शाह के अंदाज ने इसे बेहद डरा दिया था। वो हरगिज़ इसका सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसका रात भर घर वापस ना आना सुनकर वो परेशान हो गई थी। मुझे आपसे ज़रूरी बात भी करनी है, बैठिए। मैं आपको नाश्ता शुरू करने के बजाय राजदाना अंदाज में से कहने लगी। तो मुलाजमा फ़ौरन इसके करीब से बैठ गई थी। माफी मांगने के बाद ऐसा पहली दफा हो रहा था जब असीर से कोई बात कर रही थी, वरना वो तो इसे नजरअंदाज ही करती थी। जी बीबी जी बोले, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो फौरन ही इसकी खिदमत में हाजिर हो गई थी, जबकि असीर ने अपना दिल मजबूत किया था। आप इस दिन मुझसे कह रही थी ना कि आप मुझे इस घर से भगा सकती हैं, और अब आप मुझे धोखा नहीं देंगी, आप मेरी मदद करेंगी। देखें, शाह साईं को शायद पता चल गया है कि मेरा भाई बेगुनाह है, इसलिए वो अपनी गलती को कबूल कर रहे हैं। प्लीज, रात को कह रहे थे कि इन्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मतलब वो मेरे बारे में जान चुके हैं, तो इस हिसाब से अब मेरी सजा खत्म होती है। मैं यहाँ से जा सकती हूँ। अब शाह साईं को मुझे अपने पास रखने का कोई हक नहीं है। ये वनी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन शाह साईं इस वनी को खत्म करने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। वो मुझे अपनी झूठी मोहब्बत की जाल में फंसाना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं इस घर से निकलना चाहती हूँ। आप मेरी मदद करें, मुझे इस घर से निकालें। देखिए, आपने खुद इसके लिए कहा था आप मेरी मदद करेंगी, इनकी अब आपको मेरी मदद करनी होगी। वो उसके हाथ थामते हुए बोली, जबकि मुलाजमा से देखती नफी में सर हिलाने लगी थी। हाय हाय बीबी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? शाह साईं तुम्हें मोहब्बत में गोटे गोटे डूब गया है, और तुम यहाँ से निकलने की बात कर रही हो? अरे वो पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपना नाम दे रहा है, पहचान दे रहा है। अरे मोहब्बत करता है तुमसे। वो पूरी दुनिया के सामने तुमसे शादी को कबूल कर रहा है। इस वनी को खत्म करके तुम्हें इज्जत की जिंदगी दे रहा है। पूरा गांव शादी पर आ रहा है। आज रात तुम यहाँ से भागने की सोच रही हो। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? जहन्नम जैसी जिंदगी से निकलकर जन्नत जैसी जिंदगी में आ रही हो। तुम ऐसी किस्मत भी किस्मत वालों को मिलती है। क्यों अब जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें जिंदगी ने एक नया मौका दिया है। शाह साईं तुमसे मोहब्बत कर बैठे हैं। वो इसे समझाते हुए बोल रही थी, जबकि आसीर की बातों से चिढ़ गई थी। मुझे नहीं चाहिए इस इंसान की मोहब्बत, नहीं चाहिए इसका नाम, इसकी पहचान नहीं करनी मुझे ये शादी। वो मुझे वनी करके इस घर में लेकर आए थे ना, तो फिर अब इनकी गलतफहमी दूर हो चुकी है, तो इस हिसाब से ये वनी खत्म होती है। मैं इस इंसान को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करती। मुझे नहीं करनी ये शादी। मैं ये मामला यहीं पर खत्म करना है। मैं इस इंसान के साथ नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी। वो गुस्से से पागल होती कुर्सी खींचकर उठी ही थी, जब अपने सामने खड़े शाबिर को देखकर खौफ से लड़सने लगी। यकीन उसकी सारी बातें सुन चुका था। इसकी आंखों में गुस्सा और इर्तिशाल इस बात का गवाह था कि वो एक एक लफ्ज़ को अपनी बातों से सुन चुका है। वो गुस्से से इसकी तरफ आता, इसका हाथ इंतहाई जरहाना अंदाज में पकड़ते हुए इसे तेजी से घसीटते हुए पूरे कमरे की तरफ लेकर गया था, जबकि मुलाजमा कानू को हाथ लगाती तौबा तौबा कर रही थी। हाय हाय रेशम भाई, ये तो बहुत बड़ा गलत हो गया। माँ बनने वाली है, ये प्रेग्नेंट है, तो तुम तो गई काम से, तबाही निकल गई तुम्हारे काम की। अब ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी ये सिलसिला खत्म करवाओ, इससे पहले कि इसके बदन में तब्दीली आना शुरू हो जाए। तुम भी हद करती हो, एहतियात क्यों नहीं करती? तुम किसी के साथ भी भेज देती हो। अब हो गई है गड़बड़, इससे पहले कि मजीद कोई गड़बड़ हो। इसे कल अस्पताल लेकर इसे कल अस्पताल लेकर आओ। मैं कर दूंगी सब कुछ। परिविश को होश आया तो डॉक्टर इसके बिल्कुल करीब बैठी पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। इसने आंखें खोलते हुए अपने आगे पीछे मौजूद सारी लड़कियों को देखा था, जो इसके साथ ही वहीं पर होती थी, जबकि सिन्नत के चेहरे की तो हवाएं ही उड़ी हुई थी। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? एक ही रात इसको बाहर भेजा था, एक ही रात में अपना इतना बड़ा नुकसान करवाई है पागल लड़की। हाँ, मैं लेकर आती हूँ सुबह से तुम्हारे पास, तुम इसका कोई हाल निकालना, लेकिन एक बात याद रखना, परिविश को जरा खरोश भी नहीं आनी चाहिए। बड़ी अजीज है शहजादी मुझे। वो इसके पास बैठते हुए चपलूसना अंदाज में बोली थी, जबकि वो हैरत से देख रही थी। रेशम भाई, गलती आपकी ही है। आप इसे समझाकर बेचती ना कि सेठ का तोहफा लेकर नहीं आना। अब शुक्र है वक्त पर हमें पता चल गया है, इस मसले का हल निकल ही आएगा, वरना
रेशम भाई की हास मुलाजमा बोल ही रही थी जब परिविश ने हैरेसिस की तरफ देखा था। क्या गड़बड़ हुई है? कोई मुझे भी तो बताए, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? वो जो कब से इन सबको देख रही थी आखिर सवाल कर बैठी थी। अरे परिविश, तू माँ बनने वाली है, तेरे पेट में तेरे सेठ का बच्चा है। तू तो गई, शुक्र है हमें वक्त पर पता चल गया, वरना मामला कहाँ से कहाँ चला जाता। और तू 2 महीने से प्रेग्नेंट है, तुझे पता नहीं चला? कम अज कम हमें तो बताती। शुक्र है ज्यादा देर नहीं हुई, कल तो अस्पताल जाएगी तो डॉक्टर ने ये मामला यहीं पर खत्म कर देगी। शुक्र है हमने एक डॉक्टर को रखा हुआ है जो इस तरह के मसले को देख लेती है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे तेरी तो कीमत ही घट जाती। वो लोग अपनी ही दुनिया में पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, जबकि परिविश ने अपना काम था वो हाथ अपने पेट पर रखा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके वजूद में कोई नन्ही सी जान पड़ रही है। हाँ, इसे अंदाजा नहीं हो सका था ताश के चले जाने के बाद इसको ये दिन भी देखना पड़ सकता है। इसके तो वहम गुमान में भी नहीं था। क्या मैं माँ बनने वाली हूँ? वो हैरत और बेयकीनी से लोगों से पूछने लगी थी जो ना जाने अपनी ही बातों में मगन क्या क्या बोली जा रही थी। अरे परेशान मत, हम है ना, मसला हल कर देंगे। डॉक्टर तो कल तू डॉक्टर के पास जाएगी तो डॉक्टर ये मसला यहीं पर हल कर देगी। तू फिक्र मत कर, कोई बच्चा नहीं होगा तेरा। मैं हूं ना, ऐसे मामलात हल करने के लिए मैं बहुत आगे हूँ। मैंने इस तरह का कोई भी मामला कभी भी हाथ से बनने नहीं दिया। तो पता है कैसे दूसरे महीने तक चली गई। मैंने इन लड़कियों पर कभी इस तरह का वक्त आने ही नहीं दिया। रेशम भाई इसके पास बैठते हुए समझा रही थी, जबकि इसने फौरन नफी में सर हिलाया था। वो इस बात का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी। ये आप क्या कह रही हैं रेशम भाई? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो क्या? मैं कोई नाजायज़ गंद लेकर नहीं बैठी हूँ यहाँ, जिसके लिए आप इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। ये मेरा जायज़ बच्चा है, ये अर्ताशा की मोहब्बत की निशानी है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगी। खबरदार जो आपने मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा सोचा, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ये मेरा बच्चा है, मैं इसे नहीं मारूंगी। वो गुस्से से पागल हो रही थी, जबकि रेशम भाई ने इसे हैरत से देखा था। चुप कर, ये क्या बकवास कर रही है तुम? अगर तुमने बच्चा पैदा करेगी तो मुजरा कौन करेगा? हाँ, मुझसे वादा किया है तूने, इतना बड़ा मुजरा रखा हुआ है मैंने तेरा, इसके साथ, इस बच्चे के साथ मुजरा करेगी क्या? मैं इस तरह का रिस्क हरगिज़ नहीं लूंगी। तो एक रकासा है परिवेश, यहाँ की औरतें सेठों की औलादे पालने के लिए नहीं ने चंद पल खुश करने के लिए हैं। और तू यहाँ एक तो वाइफ है, एक रकासा है, यहाँ तेरी पहचान है। भूल जा अपने शासक को। अगर इसने आना होता तो अब तक आ चुका होता। वो तेरे पेट में अपनी निशानी छोड़कर चला गया है। यहीं से अंदाजा लगा ले कि वो कभी वापस नहीं आएगा। सिर्फ तेरा वजूद इसे कबूल नहीं तो तेरा सोच तेरी औलाद का वजूद वो कैसे बर्दाश्त करेगा? वो तो एक तो वाइफ है, तू तो एक रकासा है। यही तेरी पहचान है और यही तेरी पहचान रहेगी। मत इंतजार कर सेठ का, वो कभी लौट कर नहीं आएगा। रेशम भाई ने इसे समझाना चाहा था जब परिविश गुस्से से इसे धक्का देती उठकर खड़ी हो गई थी। नहीं करूंगी मैं मुजरा, कोई मुजरा नहीं करूंगी मैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं मुजरा नहीं करूंगी, मैं अर्ताश का बच्चा पैदा करूंगी। आप कुछ भी क्यों ना कह लें, मैं जानती हूँ वो इंसान सच्चा है, वो मुझसे मोहब्बत करता है, इसने मुझसे निकाह किया है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। दुनिया का कोई भी इंसान आकर मुझे कह दे कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है, मैं कबूल नहीं करूंगी। मुझे अपने निकाह की ताकत पर पूरा भरोसा है, मुझे अपने खुदा पर पूरा यकीन है। मेरा खुदा इस इंसान को मेरे पास वापस जरूर भेजेगा। मेरा यकीन गलत नहीं हो सकता। कोई कुछ भी कहे, अर्ताशा लौट कर आएगा और मैं इसकी अमानत को कुछ भी नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं होने दूंगी। वो गुस्से से धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में जाते हुए दरवाजे को अंदर से बंद कर चुकी थी, जबकि रेशम भाई का तो दिमाग ही खराब हो गया था। परिविश का इस तरह से बागी होना, इसके लिए इस तरह से इसे अपने बच्चे के लिए हर चीज से इनकार कर देने से सचमुच में परेशान कर गया था। और अब ये मामला यहीं पर खत्म नहीं हो सकता था। अब ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका था। रेशम भाई को कोई ना कोई कदम उठाना था। परिविश, तूने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। तूने अर्ताशा और इसकी औलाद के लिए मेरे मुंह पर इनकार किया है, मुझसे किया हुआ वादा तोड़ा है। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। इस शख्स के लिए तुमने मुझे धोखा दे सकती हो, नाचना तो तुझे पड़ेगा। और जहां तक इस बच्चे का सवाल है तो इसे इस दुनिया में आने से पहले ही मैं खत्म कर दूंगी। इस कोठे पर रेशम भाई की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। और ये तेरी भूल है कि तू रेशम भाई से पंगा लेकर कभी अर्ताशा की औलाद को इस दुनिया में ला पाएगी। तुझे इस धोखे की सजा रेशम भाई जरूर देगी, और ऐसी सजा देगी कि तेरी रूह तक काम उठेगी। शाविर गुस्से और तशाल से इसे खींचता हुआ कमरे की हदूद पार करते हुए दरवाजे को पूरी शिद्दत से बंद कर चुका था। इसके अंदाज में इतनी वहशत थी कि बेजान दरवाजे की आवाज पूरे हवेली तक गूंजी थी। इसे यकीन था कि दरवाजा किस हद तक अपनी असली हालत खो चुका होगा। जबकि जिस अंदाज में उसे कमरे के अंदर घसीट कर लाया था, असीर को भी अपनी जान जाती हुई महसूस हो रही थी। इसे अपने पैरों से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। इसे लग रहा था कि अब अगर इस शाह ने इसे आजाद ना किया तो वो बेहोश हो जाएगी। शाह साईं, नहीं, आप मुझे नहीं मार सकते, प्लीज नहीं मारे। वो कांपते हुए अपने दोनों नाजुक हाथ चेहरे पर रखते हुए इसे दूर जा रही थी, जबकि वो हैरानगी से देख रहा था। इसका पूरा बदन पत्ते की तरह लड़स रहा था। वो इसे डर रही थी कि वो इसे मारेगा, इस पर हाथ उठाएगा। हाँ, वो ऐसा कर भी गुजरता। वो इस समय में रोई की तरह धनक कर रख देता अगर इसके सामने सिर्फ वो मनी में आई एक औरत होती। लेकिन ये औरत इसकी मोहब्बत थी, इसकी जिंदगी थी। वो कैसे इस पर हाथ उठाता? इस पर हाथ उठाने से पहले वो अपने आप को छुरियों से काट देता। शाह साईं, शाविर शाह नाम है मेरा, मुझे मेरे नाम से पुकारा करो। बीवी हो तुम मेरी, इस घर की मुलाजमा नहीं। वो चीखा था। आपने कहा था मैं मुलाजमा नहीं हो, तुम मुलाजमा। जिंदगी हो तुम, मेरी जान हो मेरी, मेरे लिए मेरे जीने की वजह हो तुम। हो गई गलती, मुझसे माफ कर दो। असीर गलत किया तुम्हारे साथ, जानता हूँ बहुत गलत किया मैंने, तुम पर बहुत जुल्म किया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। वो इसे अचानक दोनों बाजों से थामते हुए सूफे पर बिठाता इसके कदमों में बैठ गया था। मैं बहुत गलत हूँ, बहुत गलत हूँ। मैंने जो भी किया वो नाकाबिले माफी है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम मुझे माफ कर दो असीर। पता है क्या, मुझे आता ही नहीं है किसी के सामने साथ रहना। मैं कभी किसी के साथ रहा ही नहीं हूँ, हमेशा अकेले तन्हा रहा हूँ। मुझे रिश्ते निभाने नहीं आते, मुझे नहीं पता किसी के साथ किस तरह से रहा जाता है। मैंने जो भी किया गलत किया, गुस्से में मैंने तुम्हारे जज्बात की कदर नहीं की। मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, तुम्हें मारा, बेटा तुम पर जुल्म किया, तुम्हें इंसान नहीं समझता था। जानती हो
इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरी बहन घर से भाग गई थी, मेरी इज़्ज़त मेरी गैरत घर से भाग गई थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय इस नाम के, सिवाय इस पहचान के। इस पहचान को मिट्टी में मिलाकर मेरे नाम को किसी के पैरों में रौंद कर चली गई थी। मुझे लगा ये सब कुछ तुम्हारे भाई ने करवाया है, क्योंकि तुम्हारा भाई सियान मेरी बहन से मिलने आता था। वो क्यों आता था मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे मुलाज़िमों ने बहुत दफ़ा इसे यहाँ देखा था। सबको यही लगा कि वो इसके साथ भाग गया। भाग के सबको यही लगा कि वो इसके साथ भाग गई। हवेली के बाहर लगे कैमरे में भी वही शख्स कहीं दफ़ा देखा गया है। मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं तुम्हारे भाई और अपनी बहन को जान से मार डालूँ। लेकिन वो लोग मुझे मिल ही नहीं रहे थे। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी इनकी मैं इन तक नहीं पहुँच पाया। इनका गुस्सा भी मैंने तुम पर निकालता था। तुम्हें मार-पीट कर तुमसे मुलाज़िम की तरह काम करवा के मुझे लगता था कि मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून भी नहीं मिल रहा था। तुमसे मोहब्बत भी हो गई थी, तुम्हारे बगैर रह भी नहीं पा रहा था, लेकिन खुद पर अपना नाम बर्बाद होने का गुस्सा भी कम नहीं हो रहा था। मैं जानता हूँ नाइंसाफ़ी सिर्फ़ तुम्हारे साथ हुई है, गलत सिर्फ़ तुम्हारे साथ हुआ है। मैं दूसरों के लिए किए गई सज़ा तुम्हें दी। मैंने बहुत गलत किया, अगर कहो तो ज़िंदगी भर तुम्हारे कदमों में बैठा रहूँगा। सारी ज़िंदगी तुमसे माफ़ी माँगूँगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे छोड़कर जाने की बात ना करो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इसके सामने हाथ जोड़ता, इसके पैरों के बेहद करीब बैठा था, जबकि असीर ने नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं, असीर नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली तो वो तरफ उठा था। प्लीज़ असीर सिर्फ़ एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी हर बात मानूँगा, जो कहोगी वो करूँगा। बस मुझे छोड़कर जाने की बात ना करो। सिर्फ़ एक दफ़ा माफ़ कर दो। वो हाथ जोड़ता इसके दोनों हाथ थाम गया था। इसकी आवाज़ में गिड़गिड़ाहट थी, आँखों में नमी थी, लेकिन फिर भी वो जिसे अपने आँसू को रोके हुए था। नहीं, मैं माफ़ नहीं करूँगी। आप मुझे बहुत मारा आपने मुझे, तुम मार लो मुझे। मैंने तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाई तो मुझे तकलीफ़ पहुँचा दो। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारे थे ना, तुम भी मुझे थप्पड़ मारो। वो अचानक ही इसके हाथ थामता, पूरी शिद्दत से इसका हाथ अपने चेहरे पर मार चुका था। वो तड़प कर अपना हाथ इसे छुड़वाने लगी थी। नहीं, यहाँ नहीं। मैंने तुम्हारे सब मुलाज़िमों के सामने मारा था ना, तो तुम्हें नहीं, यहाँ नहीं। मैंने तुम्हें बहुत सब मुलाज़िमों के सामने मारा था ना। मैंने तुम्हारी तज़लील की थी ना, तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाई थी, तो मुझे भी सज़ा सबके सामने मिलनी चाहिए। वो अचानक इसका बाजू था, मैं जिस तेज़ी से इसे कमरे में लेकर अंदर आया था, इसी तेज़ी से नीचे लेकर जाने लगा, जबकि वो अपना आप इसे छुड़वाने की कोशिश में हलकान होती इसके साथ भागती हुई आ रही थी। अरताश बेटा, मुझे बहुत अफ़सोस है, हम कुछ नहीं कर पाए। तुम मुजरम साबित हो गए हो। अमेरिका के कानून के हिसाब से तुम और तुम्हारी कंपनी फ्रॉड है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की किसी तरह से इन बातों को दबाने की, लेकिन नहीं हो सका। मुझे माफ़ कर दो बच्चे, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। हो सकता है अमेरिका के कानून के हिसाब से तुम्हें यहाँ 5 साल की सज़ा हो जाए। वो मुकरू शख्स चेहरे पर दुख लिए से कह रहा था। अंदाज ऐसा था जैसे इसका सबसे बड़ा हमदर्द वही हो। बस कीजिए ये ड्रामे, मैं सब जानता हूँ। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। हर चीज़ आपने करवाई है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो भी आप ही करवा रहे हैं। अफ़सोस मुझे इस बात का नहीं कि मैंने आप पर यकीन किया। अफ़सोस मुझे इस बात का है कि मैंने अपने भाई की बात पर क्यों नहीं मानी। इसने कहा था, जो इंसान अपने सगे भाई का ना हो सका, वो भतीजे का क्या होगा। लेकिन मैंने फिर भी आपसे खून का तल्लक निभा रहा था। वो अफ़सोस से बोल रहा था, जबकि सामने खड़े शख्स ने खुद पर मज़ीद पर्दे डालने के बजाय चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली थी। अरताश, मैं क्या करूँ मेरे बच्चे, मुझसे ना तो तुम्हारे बाप की कामयाबी हज़म हो रही थी और ना ही तुम्हारी ज़हानत हज़म हो रही थी। तुम इतने ज़हीन हो कि तुमने अपने ही बाप की दौलत को दुगना चुगना कर दिया, और मेरी औलाद मेरी जैसी निकली। ना मैं कुछ कर पाया और ना ही वो कुछ कर पाई। लेकिन मैंने साजिशों में अपना गुज़ारा कर लिया था, तो अपने बच्चियों को भी तो मैंने यही सिखाना था ना। बस जो मैंने तुम्हारे बाप के साथ किया वही तुम्हारे साथ किया। अब जो ये सारी जायदाद है ना तुम्हारी यहाँ और पाकिस्तान में, वो मेरी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे भाई को इन सब चीज़ों में दिलचस्पी ही नहीं है। तो तुम्हारी जेल में जाने के बाद ये सब चीज़ों को मैंने ही तो संभालना है। फ़िक्र मत करो, तुम्हारी तरह तुम्हारे भाई को भी सड़क पर लेकर आऊँगा। वैसे भी इस बेचारे को तो किसी चीज़ की समझ ही नहीं है। वो तो तुम्हारी तरह अपने बाप की दौलत को बचा भी नहीं सकेगा। आज तुम जेल जाओगे और फिर तुम्हारा भाई शायद किसी मिशन में शहीद। अपने अल्फाज सोच समझ कर अदा करना अरफान शाह, वरना अपने लफ्ज़ों का बहुतान सारी जिंदगी भुगतोगे। मेरे भाई के खिलाफ अपनी गंदी जुबान पर तो क्या, अगर सोच में भी कोई गलत चीज़ लाए तो अरताज शाह का वो रूप देखोगे जिसे सोचकर भी तुम कांप उठोगे। वो गुस्से से दहाड़ा था। हाँ हाँ, ये सारी बातें अब तुम जज के सामने करना, क्योंकि आज के बाद तुम यहाँ की जेल में वो सब कुछ बर्दाश्त करोगे जिसे तुम जब जब याद करोगे तब तक तकलीफ होगी तुम्हें। अरफान मुकरू अंदाज में कहका लगाते हुए कोर्ट के दरवाजे से अंदर चला गया था। छोड़े शाह साईं, इसके साथ भागते हुए नीचे आई तो सब मुलाज़िम वहाँ इकट्ठे खड़े थे। यहाँ तक कि वेडिंग डिज़ाइनर तक वहाँ पर आ चुके थे। डेकोरेशन वाले से लेकर हर चीज़ हैंडल करने वाला पूरी हवेली में कोई ना कोई काम चल रहा था, और इस आशा से घसीट कर नीचे लेकर आना इसे बुरी तरह से परेशान कर गया था। मैंने सबके सामने तुम्हारी तज़लील की थी ना, सबके सामने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई थी। तुम हक रखती हो इन सबके सामने मुझे जलील करो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया इसमें कोई माफ़ी नहीं है। मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ जो किया बस अभी मतलब इंसानियत के दर्जे से नीचे गिरने के अलावा और कुछ भी नहीं था। मैं अपना मकाम भूल गया था कि खुदा ने मुझे तुम्हारा लिबास बनाया है। मैं भूल गया था कि खुदा ने मुझे तुम्हारा मुहाफ़िज़ बनाया। मैंने खुद को तुम्हारा मालिक समझ लिया था। मैंने तुम्हें बेजान चीज़ समझ लिया था, जिसके साथ मैं जो चाहे इस पर सलूक कर सकता था। कोई मुझे पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन मैं इस पाकज़ात को भूल गया था जो हर चीज़ पर कादर है। भूल गया था कि जिसे तुम दुआएं मांगती हो वो मेरी पूरी हस्ती हिला कर रख देगा। इसने मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत डालकर मुझे बेबस कर दिया है। मुझे लगता था कि दुनिया की कोई चीज़ शाबिर शाह को हरा नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए शाबिर शाह झुक जाए, लेकिन गलत
गलत था मैं, बहुत गलत था। मोहब्बत सबसे ऊपर है इस दुनिया में, सबसे ऊंचा दर्जा मोहब्बत का है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। तुम जिंदगी हो मेरी, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम सिर्फ मेरा हक है, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें खुद से दूर। नहीं मांगूंगा तुमसे माफी, मैं तुमसे सजा मांगूंगा, क्योंकि मैं सजा का हकदार हूँ। मैं हर सजा झेलूंगा, लेकिन तुमसे दूरी नहीं। मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, तुम हक रखती हो मुझे तकलीफ पहुंचाने का। मारो मुझे, बेइज्जती करो मेरी, जो करना है करो, लेकिन मुझे छोड़कर जाने की बात मत करो। मैं तुम पर हाथ उठाता था ना, तुम उठाओ हाथ नहीं, बल्कि तुम्हारे नाजुक हाथों को तकलीफ होगी। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। वैसे कहते हुए अपनी जगह छोड़कर पीछे की तरफ आता। सामने शीशे की मेज थी, जिस पर काफी सारे कांच के गिलास थे। इसने एक झटके से सारे कांच के गिलास को इसकी जगह से फेंकते हुए शीशे की मेज पर अपना बाजू दे मारा था। इसका अंदाज इतना शिद्दत लिए हुए था कि वहां मौजूद सब लोग हैरत से इकट्ठे होकर ये तमाशा देखने लगे थे। कांच टूटने की आवाज ने हर तरफ शोर बरपा कर दिया था, जबकि असीर की तो चीख ही निकल गई थी। लेकिन वो रुका नहीं था। इसने हर तरफ आगे पीछे देखते हुए कुछ ऐसा ढूंढना चाहा था जिससे वो असीर की तकलीफ को कम कर सके, लेकिन इसे कुछ भी समझ ना आया था। वो खुद को क्या सजा दे कि असीर को अपना दर्द, अपना तकलीफ इसकी तकलीफ के सामने कम लगे, लेकिन समझ ना आया था। इसने अपने पेंट से अपना बेल्ट खींच कर निकाला था। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो माफी के लायक नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम मुझे माफ करो, लेकिन जितनी तकलीफ तुमने सही है, इतनी तकलीफ सहकर मैं इस तकलीफ को महसूस जरूर करना चाहता हूँ। इसने अपना बेल्ट पूरी शिद्दत से हाथ में लपेटते हुए अपनी पीठ पर दे मारा था, जिसके बदन पर लिपटे हुए इसकी सफेद जिस्म पर सुरख निशान छोड़ गया था। मार की आवाज वहां मुझे सब लोग सुनते हैरत से सपाकर इंसान को देख रहे थे, जो यकीनन अपना आपा खो चुका था। वो बिना रुके खुद को बेल्ट से मारते हुए अपनी पीठ पर न जाने कितनी ही जरबे लगा चुका था। इसका चेहरा जब से सुर्ख हो रहा था, जबकि जिस्म पर लगने वाली जरबों ने इसके बदन को लालो लाल कर दिया था। इसके बदन पर मौजूद शर्ट फट चुकी थी, जबकि सफेद शर्ट पूरी तरह से खून हो चुकी थी। वो इसके सामने खड़ा पूरी शिद्दत से अपना हाथ पीछे ले जाता, जिससे एक जोरदार आवाज पैदा होती है, और हर आवाज के साथ असीर को अपना दिलो तेजी से धड़कता हुआ महसूस होने लगा था। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, जिनकी खबर शायद असीर को भी नहीं थी, जबकि इसके जिस्म की कंपकंपाहट ऐसी थी कि वह भी गिरकर अपने होश खो देगी। खबरदार कोई मेरे पास मत आना, सब लोग दूर रहो। मैंने तुम सबके सामने अपनी बीवी को जलील किया था, इसकी तजलील की थी, इसके बेगुनाह होने के बावजूद इसे सजा दी थी। मैं डिजर्व करता हूँ कि मैं इसके सामने तरफ तरफ कर मर जाऊँ, और ये मुझ पर तरस भी न खाए। खबरदार जो किसी ने मुझ पर तरस खाया, खबरदार जो कोई मेरे पास आया। वो पीछे हटते हुए अब की दफा इतने जोर से खुद को मारने लगा था कि बेल्ट भी बीच से टूटकर दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। वो गुस्से से बेल्ट को दूर फेंकता कोई और चीज ढूंढने लगा था। बीबी जी शाह को रोके, वो क्या करें? वो अपने होश भुला बैठे। खुदा के लिए तरस खाओ इन पर, क्या हालत हो गई है इनकी। वो इस वक्त हमारी नहीं मानेंगे। तुम कोशिश करो, खुदा के लिए रोके इन्हें, वो खुद को खत्म कर लेंगे, वो अपने आप को खत्म कर देंगे, वो मर जाएंगे। इन्हें रोक लो, तुम्हारी लवा इन्हें कोई नहीं रोक सकता। मुलाजमा इसके पास आती से जोड़ने लगी थी, जबकि वो पता नहीं अब क्या तलाश कर रहा था। फिर आखिरकार इसके हाथ में कुछ आ ही गया था, बल्कि आया नहीं था, इसने तोड़ा था। वो एक बड़ा सा लोहे का राड था। वो यकीनन खुद को इसे नुकसान पहुंचाने वाला था। इसे देखते ही असीर की जान निकलने लगी थी। वो फिर से खुद को बेदर्दी से मार रहा था। वो अपने सर पर जोर जोर से इस राड को मार रहा था। इसकी आंखों के सामने खून के पानी की तरह बहने लगा था। इसके खून को देखते हुए असीर को चक्कर आने लगे थे। इसे लगा कि वो मजीद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। बस कर दें, खुदा के लिए सब कुछ बंद कर दें। ये तमाशा शाविशा, आप चाहे कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। आप सारी जिंदगी मुझे अपने सामने सादी जबरदस्ती के तलक में बांध कर रख सकते हैं, लेकिन मेरे दिल तक रसाई कभी हासिल नहीं कर सकते। कभी आपसे मोहब्बत नहीं करूंगी। मुझे नफरत है आपसे, मुझे नफरत है आपसे। नफरत आपकी नफरत है। आप कभी मेरी खुशी की वजह नहीं बन सकते। आपने मेरे खौफ तोड़े हैं, मुझे मेरे घर वालों से जुदा किया, आप मेरी खुशियां छीनी हैं। आपको कभी भी कोई खुशी नहीं मिलेगी। वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोल रही थी, जब अचानक ही से अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ, और फिर अगले ही लम्हे वो होश हवा से बेगाना हो गई थी। वह तरफ इसकी तरफ बढ़ा था। असीर मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? वो बेकरारी से इसके नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में उठाए हुए था। मुलाजमा इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर इसे सहारा दिया, तो वो एक झटके से अपने करीब करता अपनी बाहों में छुपा चुका था। डोंट टच, कोई हाथ मत लगाना, इसे मैं खुद देख लूंगा, तुम डॉक्टर को बुलाओ। वो गुस्से से मुलाजमा पर चिल्लाता इसे अपने सीने से लगाए कमरे की तरफ ले गया था। इसका नाजुक सा वजूद इस वक्त किसी तरह कोई हरकत नहीं कर रहा था। इसे बेड पर लेटाते हुए इसकी नफ्स चेक करने की कोशिश की, तो इसका दिल बहुत आहिस्ता आहिस्ता धड़क रहा था। इसकी जान निकलने लगी। अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आया? वो गुस्से से चिल्लाते हुए दहाड़ा, तो नीचे मौजूद मुलाजमा एक दूसरे को देखते अलग अलग नंबरों से डॉक्टर को फोन करने लगे थे, जबकि इसका खास मुलाजमा भागकर ऊपर की तरफ गया था, क्योंकि वो समझ चुका था कि इसका मालिक इस वक्त अपने हवास में नहीं है। कुछ नहीं हुआ, स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई हैं। अब ये ठीक है, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। आप इनकी खुराक का खास ख्याल रखें, इन्हें टेंशन से दूर रखें, इन्हें अच्छा माहौल दें, इन्हें प्यार से ट्रीट करें, ज़्यादा गुस्सा ना करें, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है इन पर, वो जहनी दबाव का शिकार हैं। आप कोशिश करें कि इनके आसपास माहौल अच्छा रखें। डॉक्टर इसका पूरा चेकअप करने के बाद इस बात को देख रही थी, जिसको जगह जगह चोट लगी हुई थी। मुलाजमों को जितने डॉक्टर्स के नंबर मिले थे, वो इन सबको फोन करके बुला चुके थे, क्योंकि शाह का गुस्सा इस वक्त सवा नेज़े पर था, और इसे गुस्से में वो किसी की जान तक लेने से पीछे ना हटता। आइए मैं आपको पट्टी बांध देती हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा जख्म आए हुए हैं। वैसे देखते हुए कहने लगी, तो इसने नफ़ी में सर हिलाया था। हो सकता है आपकी ये हालत देखकर ही वो बेहोश हुई हूँ। आपका शायद कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, इसीलिए आपको इतनी ज़्यादा चोट लगी है। कमज़ोर दिल के लोग इस तरह किसी अपने को तकलीफ में बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो टेंशन लेते हुए
जिसकी वजह से वो टेंशन लेते हैं और ये हाल हो जाता है। हो सकता है वो आपका खून देखकर घबरा गई हो, ऐसा हो सकता है, बल्कि नहीं, यकीनन ऐसा ही हुआ है। आपकी ये हालत देखकर इनकी ये हालत हुई है। ये आपकी मिसेज है ना, कोई भी बीवी अपने शौहर को ऐसी हालत देखेगी तो इसका यही हाल होगा। आप अपनी हालत दुरुस्त करें। शायद आपको अपनी चोटों से ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आपकी बीवी को आपकी इस हालत में देखकर बहुत तकलीफ में है। अब यकीनन आप भी इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तभी तो अपनी हालत की परवाह किए बगैर आपको इनकी फ़िक्र लाहक है। लेकिन यकीन माने, फ़िक्र करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, मोहब्बत जताने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप इस तरह खुद को तकलीफ पहुँचाकर इन्हें भी तकलीफ ही दे रहे हैं। आइए मैं आपकी पट्टी कर लेती हूँ। आपकी दफ़ा डॉक्टर ने समझाते हुए कहा था, वो इसी के पास बेड पर बैठ गया था, मतलब वो चाहता था कि वो इसके पास ही रहकर पट्टी बंधवाए। डॉक्टर को कोई एतराज़ नहीं था, वो इसके पास ही खड़ी इसके सर पर पट्टी बांधने लगी थी, जबकि इसकी पीठ पर मज़ीद निशान देखते हुए एक लम्हे के लिए उलझ सी गई थी। बाकी मैं कर लूँगा डॉक्टर। इसने इसके पीठ के ज़ख्मों को देखना चाहा था, जिस पर वो फ़ौरन पीछे हट गया था। कमरे में सिर्फ करके चंद हास मुलाज़मा ही मौजूद थी। बाकी किसी को भी इस कमरे में आने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर बाहर निकली तो वो भी इनके साथ ही बाहर निकल आया था। शाहसाई मेहंदी के लिए मेहमान आना शुरू हो चुके हैं। गाँव के बहुत सारे लोग नीचे जमा होना शुरू हो गए हैं। क्या करना है, मेहंदी कैंसिल करवानी है, या वो जिस पार्लर वाली को आपने आने के लिए बुक करवाया था वो भी नीचे आ चुकी है। वैसे देखते हुए बोल रहा था, हाँ इसे ऊपर बुला लो, असीर की तबीयत कुछ बेहतर होगी तो रस्म करेंगे। ये शादी ज़रूर होगी, शादी की रस्मों में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। असीर मेरी है और मेरी ही रहेगी। दुनिया की कोई ताकत इसे मुझसे दूर नहीं कर सकती। वो अपना फैसला सुनाते हुए नीचे जमा होते लोगों को देखने लगा था। कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। अरफान शाह बहुत खुश था, आखिर वो अपने मकसद में कामयाब जो होने वाला था। इतनी दौलत, इतनी जायदाद कितनी आसानी से खरपने का प्लान बना लिया था इसने। अरताश को यहाँ के ही सालों के लिए फंसाकर बस दौलत पर ऐश करने पाकिस्तान जाने वाला था। इसने बहुत दिमाग लगाया था इस प्लान को बनाने के लिए। इसे 5 साल लग गए थे किसी तरह से अरताश का सब कुछ हासिल करे, किस तरह से इससे सब कुछ छीन ले। इसने इस चीज़ की प्लानिंग कई सालों से करके रखी थी। इससे अखराज का मसला नहीं था। इसे किसी मिशन में गोली मरवाकर ख़त्म करना इसके लिए मुश्किल ही नहीं था। मसला इसे अरताश का था, जो ज़रूरत से ज़्यादा चालाक था, और इसकी सारी चालाकियाँ कोर्ट के इस रूम में ख़त्म होने वाली थी। वह पुरसुकून अंदाज में बैठा अरताश को कटहरे में खड़े देख रहा था जब इसके वकील ने बोलना शुरू किया। इसका वकील दलाइल पर दलाइल दिए जा रहा था, जबकि वो पुरसुकून अंदाज में बैठा इसे सुन रहा था। जब अचानक इसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अरताश ने एक नज़र से देखा था, इसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। इसके वकील ने एक फाइल सामने बैठे जज की तरफ बढ़ाई थी, जो गौर से जज की तरफ देख रहा था। अरताश की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई जब अचानक ही जज ने बोलना शुरू किया था, और वह जज को सुनते हुए अरताश की पल पल गहरी होती मुस्कुराहट देखकर कांप उठा था। वो हैरत से जज को सुनने लगा था, जो इंग्लिश में अरताश से माफी मांग रहा था इस पर इतना बड़ा केस बनाने का, इसे इतनी बड़ी मुसीबत में फंसाने का। हालांकि अरताश के पास अपनी कंपनी की एक रसीद मौजूद थी, जो इसे न सिर्फ बेगुनाह साबित करती थी, बल्कि वो हर तरह से इस केस से बरी हो रहा था। जज से माजरत कर रहा था 2 महीने से इसका कीमती वक्त ज़ाया करने के लिए, जबकि अरताश बता रहा था कि इसकी रसीद आने में इतना वक्त कैसे लग गया। उसके बाद जज ने इसे हर तरह से इस केस से बरी उल्ज़मा कर दिया था, किसी भी मुल्क जाने की इजाज़त दे दी थी। जबकि इन सब चीज़ों से आज़ाद होते हुए वो मुस्कुराकर बाहर निकला, जब इसकी सेक्रेटरी ने इसके पीछे आते इरफान शाह की तरफ इशारा किया था। सर इनका क्या करना है, इन्हें यहीं पर 5 साल के लिए फंसा दूँ किसी जेल में। इसके मैनेजर ने इसे देखते हुए कहा तो अरताश हल्का सा मुस्कुराया था। नहीं हरगिज़ नहीं, खून का तल्लक है इनके साथ, तल्ले चाटने वाले कुत्तों की कमी है। मुझे साथ ले चलो, अब से मैं इन्हें इनकी औकात में रखूंगा, इसी औकात में जिस औकात में रखने के लिए खरास मुझे कहता था। मैं पागल इनसे तल्लक निभा रहा था, लेकिन अब नहीं। अब मैं आपको आपकी असल जगह दिखाऊंगा। इसने अपने जूते की तरफ इशारा करते हुए कहा तो अरफान शाह ने बड़ी मुश्किल से थूक निकला था, जबकि अरताश अपने मैनेजर को पाकिस्तान की फ्लाइट बुक करवाने के लिए कह रहा था। शाबिर को फ़ोन करने लगा था, जिसने अपने सियासी मामलात में इस मामले को शामिल करके अरताश को बड़ी आसानी से इन सब चीज़ों से बाहर निकाल दिया था। हाँ इसके काम में वक्त लग गया था, लेकिन इसने काम ऐसा करवाया था कि अरताश दोबारा इस चीज़ में कभी भी ना फंस सके। इसने 2-3 दफ़ा इसे फ़ोन करने की कोशिश की थी, लेकिन इसका नंबर नहीं लगा था। फिर इसे एहसास हुआ कि पाकिस्तान में वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, सो अब वो पाकिस्तान जाकर से मिलने का इरादा रखता था। रेशम भाई मुझे तो डर लग रहा है, परिविश बागी हो चुकी है और वो अपनी मर्जी की मालिक बन चुकी है। अब वो हमारे हाथ नहीं आएगी। वो एक दफ़ा तुम्हारे मुँह पर इनकार कर चुकी है, अब वो मज़ीद तुम्हारी बात मानेगी। तुम चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो, कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। इसकी हास मुलाजमा इसके पास बैठी इसे परिविश के नए अंदाज के बारे में बता रही थी। वो थोड़ी देर पहले परिविश के कमरे से ही निकली थी, और जिस तरह परिविश इस वक्त गुस्से से पागल हो रही थी, यकीनन वो अपना कोई नुकसान बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। अगर परिविश बागी हो चुकी है तो मुझे इसकी बगावत का मुकाबला करना आता है। तुम परेशान मत हो, मैंने इन सब चीज़ों का हाल सोच लिया है। आज परिविश को एक नंबर से फ़ोन आएगा, तुम ध्यान रखना फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ मेरे कानों तक तुम पहुँचाओगी। वो ऐसे देखते हुए बोली थी, हैरियत तो है ना रेशम भाई, लगता है कोई बहुत ज़रूरी फ़ोन आने वाला है। वो तफशीशी अंदाज में बोली तो रेशम भाई ने इसे घूर कर देखा था। वो इस मामले में अपने खास मुलाजिमों को भी शामिल नहीं करती थी, जबकि इसके घूरने पर वो घबराकर जोर से इसकी टांगें दबाने लगी थी। तो ये है ब्राइट, मुझे इन्हें तैयार करना है ब्यूटिशियन। तो ये है ब्राइड, मुझे इन्हें तैयार करना है। ब्यूटिशियन कमरे के अंदर दाखिल होते हुए बोली, जबकि असी थोड़ी देर पहले ही पेट क्रोन से टेक लगाकर बैठी थी। जी यही है दुल्हन, आप इन्हें तैयार कीजिएगा, ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा, ज़्यादा देर बिठाइएगा भी नहीं। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, शाह साईं का हुक्म है कि इन्हें बिल्कुल भी तकलीफ ना हो, बल्कि आप इन्हें बेड पर तैयार कीजिएगा। रस्म भी बहुत लंबी चौड़ी नहीं होगी, और वैसे भी ये घूंघट में ही रहेंगी, आप इन्हें सादगी से तैयार कीजिएगा। वो कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। असीर हैरत से सामने खड़ी स्टाइलिश लड़की को देख रही थी। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये रस्म अब कैसे होगी। शाबिर ने खुद पर इतना तशद्दुद किया था, पागलों की तरह खुद को मारा पीटा था, वो तो खूनो खून हुआ पड़ा था। तो
तो ये रस्म कैसे हो रही थी। वो जब से होश में आई थी यही सोच रही थी कि ना जाने शाबिर किस हाल में होगा। इसे बस यही याद था कि शाबिर ने खुद को बहुत मारा पीटा था, जबकि अपनी जुर्रत याद करने की भी हिम्मत इसमें नहीं हो रही थी। इसने शाबिर से खुले लफ्जों में अपनी नफरत का इजहार किया था। इसने आगे से कुछ नहीं कहा था। क्या इसने इस पर हाथ नहीं उठाया था। वो होशो हवास से बेगाना हो गई थी और जब इसे होश आया था तो इसके जहन पर शाबिर का वही खूनो खून वजूद छाया हुआ था। इसे बार बार वो वैसी आंखें याद आती थी, बार बार वो खुद को बेल्ट से मारता और फिर वो राड उठाकर खुद पर तशद्दुद करना। इसने अपना बाजू शीशे की मेज पर मारा था और फिर शायद शीशे की वॉल पर भी वो याद करने की कोशिश करती तो उसका साथ दर्द से फटने लगता था। मैम, आप थोड़ी सी इस तरफ हो जाए, आप फिक्र ना करें, मैं बेड पर ही आपको तैयार कर दूंगी, बस आप अपना ड्रेस चेंज कर लें, आपको किसी तरह की तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्यूटिशियन अपना काम करते हुए इसे बोली थी, जबकि वो इसकी तरफ वह तवज्जो होती फौरन ही हाँ में सर हिलाती। बेड से उठकर अपने मेहंदी का वो गुलाबी शरारा निकालने लगी थी जो शाबिर ने बेहद मोहब्बत से दिलाया था। शाह साईं, दुल्हन को बाहर लेकर बिठा दिया गया है, आप आ जाएं, रस्म करते हैं। आप कह रहे थे ना कि बीबी जी को बहुत ज्यादा देर बाहर नहीं बिठाएंगे, इनकी तबीयत बेहतर नहीं है। वो बाहर अपने कुछ साथियों के साथ बैठा हुआ था। वो सारे ही सियासत तलक रखने वाले थे, काफी बड़े बड़े नाम थे। बाहर लान में रखे सुफू के बिल्कुल सामने शीशे की बड़ी सी मेज थी जिस पर शराब हर ब्रांड में मौजूद थी। मुलाजमा ने आकर बताने पर वो फौरन ही अपनी जगह से उठ गया था। सफेद रंग के बिल्कुल सादा से सलवार सूट पर इसने बादामी रंग की शाल को अपने कंधों पर डाला हुआ था, जबकि सर पर पट्टी बंदी इसकी वजाहत को एक अलग अंदाज में निखार रही थी। इसके बाजू पर भी पट्टी बंदी हुई थी, जबकि चेहरे पर दर्द के असरात के बजाय पथरीले और सख्त असरात सजे हुए थे। यकीनन यहाँ किसी बहुत अहम टॉपिक पर गुफ्तगू हो रही थी। एक दफा हमारी बात तो सुन लो शाबिर साईं, ये बहुत फायदे वाला काम है, तुम करोगे तो तुम्हारा भी फायदा होगा, लोगों की नजर में तुम अच्छे बन जाओगे, तुम्हारी वोटिंग बढ़ जाएगी, हम बस तुम्हारे नाम पर यह कारोबार शुरू करेंगे। और आजकल तो वैसे भी लड़कियां बहुत शौक से कारोबार में हिस्सा ले रही हैं। हम शुरू में 5-6 हजार लड़कियों को नौकरी देने का वादा करेंगे और इन्हें लोगों के सामने नुमाइश बना देंगे। इस गांव के लोग अपनी इज्जत को 4 दीवारियों में छुपा कर रखते हैं। इस गांव की इज्जत मेरी इज्जत है और मैं अपनी इज्जत बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर तुम लोग मेरे नाम पर कुछ करना ही चाहते हो तो 5,000 लड़कियों के बजाय मर्दों को नौकरियां दे दो, ताकि वो लोग अपनी माँ बहनों बेटियों को अच्छी जिंदगी दे पाए। अगर मेरे नाम से कोई वैकेंसी निकालनी है तो लड़कियों के बजाय मर्दों के लिए निकालो। शायद लड़की को ही नौकरी देने की क्यों है, और वो भी गाँव की अनपढ़ और सादा लड़कियां क्या ही काम कर पाएंगी। जिस तरह की नौकरी देने की बात तुम बात कर रहे हो जिस तरह की नौकरी देने की बात तुम कर रहे हो, इस तरह के पैसे पर थूकते हैं गैरतमंद बात। ये गांव मेरा घर है, इस गांव को बेहतर बनाना मेरा हॉब है और इस गांव की हर औरत की इज्जत मेरी इज्जत है। आइंदा इस तरह की डील लेकर मेरे पास मत आना, वरना गोली सीने के बीचों बीच चलाऊंगा और निशाना चूकता नहीं है मेरा, याद रखना। वो गुस्से से कहते हुए वहां से निकल गया था। जब अचानक वो आदमी गुस्से से उठकर खड़ा होता, अपनी जुबान के जरिए अपनी औकात दिखाने लगा। अच्छा अच्छा शाबिर शाह, ये गांव तुम्हारी इज्जत है, इस गांव की हर औरत तुम्हारी इज्जत है, तो तुम्हारी अपनी इज्जत का क्या। तुम्हारी वो बहन जो तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकालकर इस घर से भाग गई, अब ये जो तुम जश्न मना रहे हो इस वनी में आई हुई लड़की का ही मना रहे हो ना। तुम्हें वनी में आई औरत से मोहब्बत हो गई तो इस इज्जत से अपनाने का सोचा तुमने। तुम्हारी बहन कहाँ है, कहाँ दफनाया है इसे, या फिर इसे इसके हाल पर छोड़ दिया इसके आशिक के साथ। वैसे कितने आशिक थे इसके जिनके साथ वो घर से भाग गई, और अब तक तो गाहक बना ही लिए होंगे। और तुम्हारे डेरे पर तो चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी का बेगैरत भाई तुम्हारी बहन को घर से भगा कर लेकर गया है, लेकिन तुम इसे निकाह में रखोगे और फिर अपनी बहन और उसके भाई के जनाजे उठवाकर इसे तलाक दोगे। ना तो तुम्हारी बहन मिली, ना तुम्हारा जनाजा उठा, और ना ही तुमने इसे तलाक दी। लगता है बहन की इज्जत पर भाई की इज्जत ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज मेरे साथ भी कर लेना, अगर बहन मिल गई तो इसे मेरे पास भी भेज देना, क्योंकि घर से भागी हुई औरत मेरे नजदीक एक तवाइफ है, मैं भी गाक बन जाऊंगा इसका। ठावर न जाने और क्या क्या बकवास करने वाला था जब अचानक की शाबिर ने अपनी बादामी रंग की शाल से रिवाल्वर निकालते हुए गोली इसके सीनों के बीचों बीच चलाई थी। जब गोली चलाने के बाद इसे सुकून न मिला तो वो इसे वहीं सफेद रंग के सोफे पर धक्का देता इसके सीने पर गोली लगने वाले मकाम पर अपना भारी पैर रख चुका था। इस बात के बारे में बोलने का हक सिर्फ मुझे है, वो मेरी बहन है, इसके लिए अच्छा या बुरा सोचने का हक सिर्फ मेरा है। मैं इसे मारूं या जिंदा छोड़ दूं, ये पूछने वाला तू कौन होता है। उसके सर के बीचों बीच माथे पर अपनी रिवॉल्वर रखे गुस्से और चाल से देख रहा था, जबकि वो दोनों आंखें खोले पर इससे कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। फारूक अहमद, हमारा भाई सबूर अहमद कैसे मरा। इसने साइड पर खड़े कामते फारूक की तरफ देखते हुए हैरत से सवाल किया था, जैसे वो कुछ जानता ही ना हो। शाबिर साईं, वो लोग आपकी शादी पर आए थे ना, आतिशबाजी में गोली इसके सीने के बीचों बीच चल गई, बेचारा फौत हो गया। वह कामते हुए हाथ जोड़कर बोला था, बेचारा बहुत अफसोस हुआ, मैं दासरियत के लिए आऊँगा। अच्छा इंसान था, लेकिन गैरत का सबक याद करके नहीं आया था। लेकिन अब तुम आने वाली सारी नस्लों को गैरत का सबक ठीक से पढ़ाना, ताकि इस तरह किसी की शादी पर आतिशबाजी में गोली खाकर तुम्हारे खानदान का कोई और फर्द वफात ना पा जाए। वो अपनी बात मुकम्मल करता सबूर अहमद के सीने से अपना खून से लथपथ हुआ पैर उठाता अंदर की तरफ कदम बढ़ा गया था। सफेद मरमल के फर्श पर सबूर अहमद का सुर्ख खून बदनुमा दाग छोड़ गया था। बाहर अचानक चलने वाली गोली की आवाज ने से कांपने पर मजबूर कर दिया था। वो चीख कर अपनी जगह से उठी थी। अरे बीबी, कुछ नहीं हुआ, बाहर आतिशबाजी हो रही है। शाह साईं की शादी है ना, तो लोग अपनी खुशी का इजहार करें, तुम घबराओ मत। लगता है किसी ने हवेली के अंदर ही आतिशबाजी शुरू कर दी है। फिक्र मत करो, मैं मना करके आ जाती हूँ। शाह साईं तो तुम्हारे दीवाने हैं, बस इन्हें कहने की जरूरत है कि तुम आवाज से घबरा रही हो, मजीद कोई आवाज अंदर नहीं आएगी। मुलाजमा कहकर फौरन अपनी जगह से उठी बाहर आई थी, जबकि सामने ही लान का मंजर देखकर कांप उठी। शाह इस आदमी के सीने पर अपना पैर रखे इसके सीने से निकलते खून को पूरी तरह से नजरअंदाज करके कुछ बोल रहा था। यह जगह दाखिली दरवाजे से साइड पर बनी हुई थी। इस जगह कोई बेवजह नहीं जाता था, कोई जरूरी काम हो तभी इस तरह
तभी इस तरफ का रुख करता था। और आज शाबिर के साथ काम करने वाले सारे लोग इसी की तरफ बैठे खुशखबरियों में मसरूफ थे। लेकिन अब माहौल काफी वहशतनाक हो गया था। इसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वो खामोशी से वहां से वापस अंदर आते हुए असीर के पास बैठ गई थी। शाबिर के दहशतज़दा अंदाज पर वो बुरी तरह से घबरा गई थी। जबकि इसके पास आकर बैठते हुए असीर ने किसी तरह का कोई तासर न दिया था। वो खामोशी से सर झुकाए बैठी हुई थी जब वहां मौजूद औरतें भारी भारी आकर रस्म करने लगी थी। ये क्या कर रही हो तुम लोग? वो अचानक ही इस औरत को उस हाथ पर मेहंदी लगाते देखकर गुस्से से बोला था। शाह ये लोग रस्म कर रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं। शकीला भी तो इनका बाहर वाला रूप देकर कुछ बोलने की हिम्मत ना हुई थी। जबकि दूसरी मुलाजमा ने इसे समझाते हुए कहना चाहा तो कोई जरूरत नहीं है, हाथ मत लगाना, इससे पीछे हटो। ये रस्म मैंने अपने लिए रखवाई है, तुम लोगों के लिए नहीं। और इसका घूंघट किसकी इजाजत से उतारा है तुम लोगों ने? इसे देखने का हक सिर्फ मेरा है। वो आगे का होता इसके सर पर घूंघट डाल गया था। शाह हम सब औरतें हैं, औरतों से भला कैसा पर्दा? हमने रस्म करनी है, हम रस्म करने के लिए ही तो आए हैं। आपने इसी के लिए तो हमें यहाँ पर बुलाया है। हम तो बीवी जी को बस देख रहे हैं, कितनी प्यारी लग रही है। मेरी बीवी का पर्दा है, तुम औरतों से इसका पर्दा है, तुम औरतों से भी इसका पर्दा है। तुम लोगों का बस चले तो मेरी बीवी को नजर लगा दो। तुम लोगों को यहाँ रस्म करने के लिए नहीं बुलाया, मैंने बस रस्म में शरीक होने के लिए बुलाया है। रस्म में शराकत करो, रस्म में शिरकत करो, खाना खाओ, तोहफा लो और जाओ। मेरी बीवी को कोई ना हाथ लगाए, ना कोई इसे देखे। शाबिर शाह अपने अलावा और किसी को अपनी बीवी पर मुकम्मल निगाह डालने की इजाजत नहीं देता। और वहां मौजूद सब औरतों को देखते हुए फैसला सुना रहा था। जबकि इसके इतने पैसे अंदाज पर वो सारी औरतें एक दूसरे के कान में न जाने क्या खरगोशियां करने लगी थी। जबकि लेकिन शाबिर शाह को परवाह नहीं थी। वो असीर के पास बैठा इसके नाजुक हाथ को अपने हाथ में थाम चुका था। इस नाजुक हाथ पर मेहंदी लगाने का हक भी सिर्फ मेरा है। इस ब्यूटिशियन ने तुम्हारे चेहरे को नहीं छुआ। वो इसके हाथ पर अपनी सख्त गिरफ्त करते हुए सवाल कर रहा था। असीर ने फौरन घबराकर नफी में सर हिलाया था। इसने नोट किया था कि ब्यूटिशियन अपना काम करते हुए जरूरत से ज्यादा एहतियात कर रही थी। इसने इसके लबों पर लिपस्टिक भी बड़ी मुश्किल से काफी दूर दूर से सजाई थी। और वो तो इसके अंदाज पर ही हैरान थी। फिर लगा शायद इसके काम करने का अंदाज ही ऐसा है। लेकिन अब समझ में आया था कि इसकी ताकि पाबंदी इसके शोहर ने लगाकर भेजी थी। अब तबीयत कैसी है? चक्कर तो नहीं आ रही, थकावट तो महसूस नहीं हो रही ना? वो इसके कंधे पर हाथ रखता है इसे अपने करीब करते हुए सवाल करने लगा था। जबकि वो घूंघट में सर झुकाए हल्का सा नफी में सर हिला गई थी। जबकि इसका हाथ जो घूंघट से इसे थोड़ा सा नजर आ रहा था, इस पर पट्टी बंधी हुई थी। यकीनन अपना जख्म का इलाज वो करवा चुका था। इसने गहरी सांस ली थी। जब ये अपने करीब अपने माँ बाप की आवाज सुनते हुए इसने फौरन घूंघट हटाया था। जब अपनी माँ को अपने बेहद करीब देखा, वो फौरन उठकर खड़ी होती इनके गले से लग गई थी। लेकिन इसने अपने आंसू पर कंट्रोल रखा था। शाबिर हिसाब रखता था एक एक चीज का। अपनी माँ से मिलने के बाद वो अपने बाप से मिली थी। जबकि वो हाथ में लाई मेहंदी की थाल इसके हवाले करने लगी। इसकी क्या जरूरत है? यहाँ हर चीज मौजूद है, आपको कुछ भी लाने के लिए नहीं कहा था मैंने। इसने दीन मोहम्मद को देखते हुए नॉर्मल लबो लहजे में कहा था। लेकिन ना जाने क्यों उसे इसका लहजा बेइज्जती करवाने वाला ही महसूस हुआ। साईं, ये मेहंदी होती है, दुल्हन के घर से आती है, आपके हाथ में ये मेहंदी लगाई जाएगी। वो कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी, वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन सामने इसके वालिदैन थे जिनकी बेइज्जती होते वो देख नहीं सकती थी। मेरा बच्चा, तुम्हारा घर ये है, यानी कि दुल्हन का घर, तो इन लोगों को कुछ लाने की क्या जरूरत थी? सब कुछ यहीं से हो सकता है ना? अब आइंदा ज़हमत मत कीजिएगा। क्यों सही मेरे गरीब वालिदैन से मेहंदी का ये थाल लेते हुए आपकी इज्जत घट जाएगी? तो इनकी गरीब वालिदैन से इनकी बेटी छीनी है आपने। असीर के लहजे में इतनी नफरत महसूस करके शाबिर ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बेची थी। जबकि खुद असीर के माँ बाप इसकी जरूरत वो हैरान रह गए थे। नहीं, साई नादान है बच्ची, अपनी नादानी में कुछ भी बोल जाती है, खुदा के लिए इसे बख्श दें। दीन मोहम्मद हर बढ़ाकर इसके सामने हाथ जोड़ने लगा था। वरना दीन मोहम्मद को लगा था कि वो भी खड़े कर इसकी बेटी को जान से मार डालेगा। मेरी बीवी है दीन मोहम्मद, आपसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ मैं से। आप लोग बैठे शकीला मेहमानों की खास खातिर तवाज़ा करो। ये बीवी जी के वालिदैन है। मैं जरा अपनी बीवी के साथ रस्म कर लेता हूँ, फिर इसे उठाकर ऊपर ले जाना है। काफी थक गई है यहाँ बैठे बैठे, तबीयत ठीक नहीं है इसकी। वो दीन मोहम्मद को कहता आसिर का हाथ नरमी से थामते से जबरदस्ती अपने साथ बिठा गया था। जबकि वो गुस्से से इसकी तरफ देख रही थी। इसका गुस्सा भी मासूमियत लिए हुए था। शाबिर के लब बेख्तियार मुस्कुरा उठे थे और फिर झुककर उसके गाल पर अपने लबों से रंग खेलता इसे कांपने पर मजबूर कर गया था। इसने हैरत से वहां मौजूद सब औरतों की निगाहें चुराते हुए देखा था। यकीन वहां मौजूद सब औरतें इसकी हरकत को देख चुकी थी, लेकिन किसी में भी कुछ कहने की हिम्मत ना थी। वह मेहंदी का प्याला उठाकर इससे मेहंदी लेकर असीर के हाथ पर बेहद प्यार से लगाने लगा था। जबकि साथ ही साथ वो कुछ बोल भी रहा था। वो मेरा मासूम बच्चा, मैंने तुमसे माफी मांगी, अपने किए के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं सारी जिंदगी माफी मांगने को तैयार हूँ। हाँ, अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम मुझे माफ करो या ना करो। इसका इख्तियार तुम्हारे पास है। तुम सारी जिंदगी मुझे माफ ना करो, तुम हक रखती हो, लेकिन मुझे छोड़कर जाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम मेरी बीवी हो, मेरी निकाह में हो, मेरी औरत हो, तुम्हारी सारी जिंदगी मेरे पास ही रहना है, मेरे साथ रहना है। तुम चाहो या ना चाहो, ये रिश्ता तुम्हें निभाना पड़ेगा। तुम दुनिया की हर आज़ाइश मिलेगी, लेकिन शाबिर शाह की कैद से आज़ादी नहीं। तुम माफ ना करो, सारी जिंदगी माफ ना करो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे पैरों में बैठकर तुमसे माफी मांगूंगा, लेकिन आज़ादी नहीं मिलेगी। वो नरमी से इसके नाजुक लबों पर अपना अंगूठा फेरते हुए एक दफा फिर से इसके गाल पर अपने लब रख गया था। ये लो मेहंदी लगाओ मुझे। वैसे मत के हाथ पर मेहंदी अच्छी नहीं लगती, शायद इसीलिए ये पत्ते यहाँ पर रखे गए हैं। रख लो, या मेहंदी पर ही या हाथ पर ही मेहंदी लगाओगी? वो मुस्कुराहट दबाता बेहद नॉर्मल अंदाज में अपने हाथ पर रखे पत्ते रखने लगा और साथ ही इसकी जसारत भी जा रही थी। इसका दूसरा हाथ इसकी कमर पर बेहद नरमी से गर्दिश कर रहा था। असीर ने इसकी मजीद गुस्ताखियों से घबराते हुए फौरन मेहंदी उठाकर इसके हाथ पर मौजूद पत्ते पर फैलाई थी। शाबिर मुस्कुराते हुए इसे रस्म करते देख रहा था जब अचानक इसका फोन बजने लगा। ये नंबर से मुसलसल कई दिनों से तंग कर रहा। तंग आकर इसने फोन उठा ही लिया था। मेरा प्यारा बच्चा, तुम रूम में जाकर आराम करो, मैं बस अभी आया। वो उसके माथे पर अपने लप रखता अपने फोन कान से लगाते हुए बाहर निकल गया था। जबकि दूसरी तरफ मौजूद एक लड़की से न जाने क्या क्या बताते हुए इसकी दहशतों में इजाफा कर गई थी। इसके पीछे चारों तरफ जैसे धमाके होने लगे थे। गुस्सा और इंतशार से इसका सर फटने को था।
वो अपने बिस्तर पर लेटी मुसलसल छत की तरफ देख रही थी। इसका एक हाथ अपने पेट पर था और अपने अंदर फिलहाल किसी को महसूस तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस बच्चे का एहसास इतना खुशगवार था कि हद नहीं। एक लम्हे के लिए इसे ऐसा महसूस हुआ था कि अवतार से कहीं ज्यादा मोहब्बत इसे इस बच्चे से थी, जिसकी खबर इसे आज मिली थी। बेबी, ये तो बेईमानी है, अभी आपकी इस दुनिया में आई भी नहीं और डायरेक्ट बाबा की जगह लेने के चक्कर में हो। वह मुस्कुराते हुए अपने बच्चे से बातें करने लगी थी। अच्छा ठीक है, मामा आपसे ज्यादा प्यार करेंगी, बाबा से भी ज्यादा, क्योंकि बाबा से तो हम नाराज है ना। 2 महीने हो गए इनको गए हुए, अब तक वापस नहीं आए। वो आएंगे तो हम खूब नाराजगी दिखाएंगे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे, फोन भी नहीं करते आपके बाबा। अब वो अपनी परेशानी अपने बच्चे को बताने लगी थी जब अचानक ही सराहने के नीचे रिक्स का फोन बजा उठा था। इसने हैरत से इसके चलते नंबर को देखा था। ये नंबर अरताज का नहीं था, वो नंबर तो इसके पास महफूज था, लेकिन अरताज के अलावा इस फोन पर और कोई फोन नहीं कर सकता था। परिविश ने फोन अपने कान से लगाया था। उसे यकीन था कि दूसरी तरफ से अरताज ही होगा और उसे अरताज की आवाज सुनाई दी थी। हेलो परिविश, अरताज इसे पुकार रहा था, जबकि दूसरी तरफ परिविश को अपनी धड़कनें तेज होती महसूस हुई थी। वो इसे कैसे बताएगी कि वो बाप बनने वाला है। वह सारी नाराजगियां भुला इसकी आवाज की शहर में खोने लगी थी। अरताज, इसने कुछ कहना चाहा लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। वो 2 महीनों के बाद इस सितमगर की आवाज सुन रही थी। सेठ बोलो, तुम लोगों तो अपने कस्टमर को सेठ ही कहकर पुकारती हो ना, तो मुझे मेरा नाम से क्यों बुला रही हो? क्या अपनी औकात भूल गई हो? ये क्या ड्रामा लगा के रखा हुआ है तुमने? मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं इतना पागल हूँ तुम जैसी औरतों को समझ नहीं सकता? अरे मैं तो तुमसे कोई निकाह नहीं किया था, सिर्फ ड्रामा किया था निकाह का। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें जैसी तवाइफ अरताज शाह की बीवी बनने के काबिल है? एक रात गुजारनी थी हमारे साथ, लेकिन तुम्हारे पूरे होशो हवास में तुम्हारे साथ के तुम एक तवाइफ हो, मैं एक सैयदजादा। क्या मुकाबला है हमारा, जो खुद को मेरी बीवी समझ बैठी हो। एक नाचने वाली, जिस्म बेचने वाली औरत कभी अरताज शाह की बीवी नहीं बन सकती। तुम मेरी बीवी हो, ना ही तुम्हारी कोख में पलने वाले बच्चे से मेरा कोई तल्लक है। ना जाने किसका गंध है जो मेरे सर पर मल रही हो। अरताज, आप क्या कह रहे हैं? आपका बच्चा, आपने मुझसे निकाह किया है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसका पूरा वजूद लरजने लगा था और ताज के अल्फाज इसके कान में पिघलते शीशे की तरह गिर रहे थे। अरे नहीं हो तुम मेरी बीवी और ना ही वो बच्चा मेरा है। कौन सा निकाह? कोई निकाह हुआ ही नहीं है, सब झूठा दिखावा था। अरे तुम जैसी नाचने वाली 2 कौड़ी की लड़की अरताज शाह की बीवी बनेगी? कौन से खौफ सजा रही हो तुम? कहीं अपने पेट में पलने वाली किसी आश्रय की नाजायज औलाद को मेरा नाम देकर मेरी जायदाद में हिस्सा तो नहीं बनाना चाहती? तुम जैसी बहुत औरतों को साइड लगा चुका हूं मैं। और बाकी जहां तक ये बात है इसने कहा कि ने तुम्हारे बदन हासिल करने के लिए किया था, तो तलाक देने में कितना वक्त लगेगा? मैं अरताज शाह पूरे होशो हवास में एक तवाइफ, एक जिस्म फरोश धंधा करने वाली, एक नाचने वाली 2 कौड़ी की लड़की परिविश को तलाक देता हूँ। अब नहीं हो तुम मेरी बीवी। अब अपने पेट में पलने वाले गंध को भी जाया कर देना, वरना दुनिया में वो तुम्हारी तरह किसी वो न जाने क्या क्या बोल रहा था। लेकिन परिविश की समाते अब जवाब दे चुकी थी। इसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिरा था और फिर अपना आप संभालने की कोशिश में नाकाम होती वो भी दरम से जमीन पर गिरी थी। जबकि बाहर अपने तख्त पर बैठी रेशम भाई ने सुकून का सांस लेते हुए साइड पर पड़े पानदान से एक पान निकालते हुए अपने मुंह में लिया था। रेशम भाई कमरे में दाखिल हुई तो परिविश को जमीन पर पड़े देखा था। इसने अपनी खास मुलाजमा रूबी को इशारे से अंदर बुलाया था और परिविश को खामोशी से कोठे से निकाल कर ले गई थी, जिसके जाने की खबर यकीनन यहाँ जीनत को भी नहीं लगी थी। आज रात इसे जीनत पर भी शक हो रहा था। आजकल इसे जीनत पर भी शक हो रहा है। वो लड़की इसके साथ कोई 2 नंबरी कर रही थी। पता नहीं वो क्या करने वाली थी। इसके साथ इतने सालों से यहाँ पर थी, कम उम्र में ही वो इस जगह पर आई थी। इसे यहाँ लाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका सौतेला बाप था, जिसे वो आज भी हर हफ्ते बड़ी रकम बेचती थी। लेकिन इतने सालों में इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था कि वो उस पर शक कर पाती। और अब अचानक ही वो इसे मशकूक लगने लगी थी। वो भी परिविश की तरह ही थी। एक बड़े सेठ का इस पर दिल आया था और फिर वो इसी सेठ की होकर रह गई थी। मुजरा करके मर्दों को खुश करना इसकी मजबूरी थी, क्योंकि इसका सेठ कभी दिनों तो कभी महीनों के बाद दीदार करवाता था। जीनत इसके इश्क में डूबी हुई थी। अपने बदन की रनाइयां वो सिर्फ इसी पर निछावर करती थी, बल्कि सिर्फ वही नहीं बल्कि यहाँ कोठे पर कितनी ही तवाइफें ऐसी थी जिन्हें सिर्फ एक ही इंसान के साथ रहना पसंद था। अगर वो किसी को पसंद करती तो रेशम भाई की शायद बस इतनी सी होती कि वो सेठ इन पर दिल खोलकर पैसा फेंके, और अगर कभी सेठ की रकम में कमी महसूस होने लगती तो वो लड़की को उठाकर किसी और के बिस्तर पर फेंक देती थी। इसे फर्क नहीं पड़ता था कि यहाँ जज्बात का कौन सा खेल चल रहा है। रेशम भाई को सिर्फ पैसे से मतलब था। जीनत का सेठ बहुत अमीर था। वह बेशक यहाँ कभी कभी ही आता था, लेकिन जीनत की रातों की कीमत वो बाकायदगी से अदा करता था और फिर बाकी की कीमत जीनत मुजरे से अदा कर देती थी। इसीलिए इसे इतने सालों से जीनत से कभी भी कोई मसला नहीं हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बस जरूरत से ज्यादा मशकूक लगने लगी थी। इसका भी वो जल्द ही कुछ ना कुछ करने वाली थी, लेकिन इससे पहले से परिविश का कुछ करना था, जिसका सर अपनी गोद में रखे वो बेहद मोहब्बत से इसके ब्याल से हरा रही थी। जब इसकी गाड़ी एक अस्पताल के सामने आ रुकी, रेशम भाई कोई मसला ना बन जाए, परिविश को होश आया तो वो इसकी चीज के लिए कभी तैयार नहीं होगी। वो परेशानी से देखते हुए बोली थी, इसका भी हल है मेरे पास, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। उठाओ इसे अस्पताल के अंदर लेकर चलो, ये बच्चे वाला मामला तो मैं यहीं पर हल करवाऊंगी। जुल्म कर रही हो रेशम भाई, रूबी ने अफसोस से कहा था, जबकि वो परवाह किए बगैर इसे लिए अस्पताल के दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी। इसने परिविश के नाजुक से वजूद को बड़ी नरमी से थाम रखा था, जबकि इसकी खास मुलाजमा इसका पूरा साथ दे रही थी। परिविश के बेहोश वजूद को अंदर लेकर आते हुए वो सीधी से अपनी खरीदी हुई डॉक्टर की तरफ लेकर गई थी। इसने मिलू का सफर चंद घंटों में तय किया था। वो तकरीबन 2 घंटे पहले लाहौर पहुंचा था और यहाँ पहुंचते ही पुलिस की एक बड़ी नफरी के साथ इसने रेशम भाई के कोठे पर रेड डलवाई थी। रेशम भाई के पास यहाँ कोठा चलाने का लीगल लाइसेंस मौजूद था, जिसकी वजह से पुलिस कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकती थी। और फिर कुछ रेशम भाई के पुलिस वालों को खुश करने के अंदाज ही ऐसे थे कि पुलिस इस केस में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रही थी। लेकिन शाबिर सियासत का जाना माना नाम था। इसके सामने ऊंच नीच करने का मतलब यही था कि यूनिफॉर्म से हाथ धोना। इसलिए
इसके एक दफ़ा फ़ोन करने पर ही इस कोठे पर हल्ला बोल दिया गया था, जहाँ पर काफ़ी सारी नामी-गिरामी हस्तियाँ नंगी हालत में वहाँ से भागने पर मसरूफ़ थी। वो सिगरेट लबों में दबाए अपनी जीभ के साथ टेक लगाए खड़ा इन मर्दों को यहाँ से मुँह छुपाकर भागते देख रहा था, जिनमें से कई लोगों को वो ज़ाती तौर पर भी जानता था। वो इसको गलाज़त में कदम नहीं रखना चाहता था, लेकिन वो इस गजालत में कदम नहीं रखना चाहता था, लेकिन इसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। यहाँ आके शाबिशा का गुरूर जवाब दे गया था। अंदर से निकलते बरहना हालत में मर्दों ने इसको बुरी तरह से झंझोर कर रख दिया था। इनमें से किसी की हवस बुझा रही थी इसकी बहन। इससे आगे वो सोच तक ना सका था। रूहा को इससे प्यार मोहब्बत नहीं थी। रूहा को इससे प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए था। वो हर वक्त इसके साथ बदतमीजी करती थी। इसके गुस्से करने पर, सख्ती करने पर आके इसे जिद दिलाती थी। ये नहीं था कि वो रूहा के साथ कोई जज्बाती तलक नहीं रखता था। वो बहन थी इसकी। वो एक दूसरे के करीब न थे, लेकिन फिर भी एक तलक तो था। वो इसका सरपरस्त था। इसकी हर तरह की ज़रूरत का ख्याल वो अपने आप से बढ़कर रखता था। लेकिन रूहा कभी भी इसकी नरमी का जवाब नरमी से ना दिया था। इसने रूहा की 18वीं सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई थी। रूहा को खुश करने की खातिर इसने हवेली में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी और इस पार्टी के खत्म होने पर रूहा काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। इसे लगा था कि वो अपनी बहन को चंद लम्हों की खुशी देने में कामयाब रहा है, लेकिन पार्टी के बाद रूहा के इन अल्फाजों ने इसे बुरी तरह से झंझोर कर रख दिया था। जब इसने कहा था कि लाओ बताओ, जायदाद के पेपर्स कहाँ पर है, साइन कहाँ पर करना है, ये सब कुछ तुमने जायदाद के लिए ही किया है ना, ताकि मेरे हिस्से की जायदाद भी तुम्हारी हो जाए, तो बताओ कहाँ पर साइन करने हैं। मेरे 18 साल का होने का इंतजार किया था ना तुमने, ताकि तुम्हें मेरी दौलत मिल सके, तो बताओ कहाँ पर साइन करने हैं। इसके अल्फाज शाबिशा को तोड़कर रख गए थे। उसकी दौलत का लालची था। ये सोच थी इसकी बहन की, लेकिन इसकी बहन ने कभी ये ना सोचा था कि जिस दौलत के हिस्सेदार वो बन रही थी वो इसके बाप की नहीं बल्कि खुद शाबिशा की थी, जिसे हासिल करने के लिए इसने पूरा शाह खानदान कटारे में खड़ा करके रख दिया था। वरना इसे या इसकी बहन को क्या मिलता। दुनिया तो जानती तक नहीं थी कि वो शाबिशा की सौतेली बहन है, या फिर इसके पास कोई सर्टिफिकेट भी मौजूद ना था जिसमें वो उसके बाप की औलाद साबित होती। शाबी तो सिर्फ अपने बाप के कहे अल्फाज याद रखे हुए थे। जब वो अपनी माँ पर स्वतंत्र आती देख वो अपने बाप से पाखड़ों की तरह लड़ रहा था, जिसने कहा था कि रूहा इसकी छोटी बहन है। वो तो जानता तक नहीं था कि रूहा इसकी बहन है भी या नहीं। वो सिर्फ अपने बाप के अल्फाजों पर यकीन रखे हुए था, और इस वक्त भी वो इस यकीन को लेकर यहाँ पर आया था। सामने एक बहुत बड़ी हवेली थी, जिसे लाल हवेली का नाम दिया गया था। इस हवेली में 500 से ज्यादा कमरे थे, जो यहाँ मौजूद एक वाइफ के नाम किए गए थे। हर रात रेशम भाई करोड़ों के हिसाब से कमाती थी और फिर इसकी दौलत को इन्हीं लड़की की खूबसूरती को निखारने पर लगाती थी। वो हैरत से सामने मौजूद इस मंजर को देख रहा था, जिस पर सुर्ख बत्तियां लगाई गई थी। रात के वक्त यहाँ पर आम लाइट ऑन करने के बजाय लाल बत्तियां ऑन की जाती थी, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये कोई आम जगह नहीं बल्कि मर्दों की हवस मिटाने की जगह है। वो सांसें रोके दिल थामे इस लाल हवेली को देख रहा था, जिसमें कभी पुलिस वाले निकल रहे थे तो कभी अंदर जा रहे थे। एक पुलिस वाले ने बाहर निकलते हुए इसे अंदर आने का इशारा किया था, यानी कि माहौल अब काफी साजगार था। रेशम भाई कोई मसला तो नहीं होगा ना, मेरी डिग्री ना छिन जाए मेरे हाथों, तुम इसको मना कर लाती। यहाँ पर वो इसे अस्पताल के स्टेचर्स पर लटाते हुए बोली थी, तो समझ मान गई है ये बेहोश पड़ी है, इसे किसी चीज का होश नहीं। बाकी मैंने इंजेक्शन दिया है इसे, जल्दी काम खत्म कर कोठा छोड़कर आई हूँ। ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी और वो यहाँ सबसे अहम काम करने चली आई हूँ। हाँ, ये हकीकत थी कि इसके लिए पूरा कोठा एक तरफ और परिवेश एक तरफ थी। इसकी दीवानों की कोई इंतहा ना थी। इसकी हवेली के बड़े से बड़े हाल में तकरीबन 1 से 1,500 मर्दों के बैठने की जगह थी, और वहाँ पर जब परिवेश अपने चनकते घुंघरूओं के साथ आती तो इसकी मर्दों का दिल धड़का देती थी। वो अपनी हैसियत के मुताबिक इस पर डॉलर लुटाते थे, और इस दफ़ा परिवेश का मुजरा इसने हाल में करने के बजाय गली में रखा था, क्योंकि इस दफ़ा मर्दों की तादाद इसकी सोच से भी ज़्यादा थी। वो जो परिवेश के दीदार के लिए आना चाहते थे। इस मुजरे के बाद वो जल्दी ही परिवेश के मुँह दिखाई करने का इरादा रखती थी। इसे यकीन था यह हसीन चेहरा इसे माला माल कर देगा। अपने मोबाइल फ़ोन पर आने वाली कॉल ने इसे किसी गड़बड़ का एहसास दिलाया था। न जाने वहाँ मौजूद इसकी मुलाजमा रमला इसे इतनी शिद्दत से फ़ोन क्यों कर रही थी। ये इसके फ़ोन पर कोई 18वीं कॉल थी। रेशम भाई, मुझे लगता है कोठे पर कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है। मेरा दिल तो वैसे भी बड़ा घबरा रहा है। फ़ोन उठाओ, इसकी मुलाजमा ने इसे देखते हुए कहा था। कोठे पर कुछ भी हो, बेशक तुम्हें रेशम भाई की मौत की खबर ही क्यों ना आ जाए, जब तक यह काम मुकम्मल ना हो जाए परिवेश इस कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। वो गुस्से से इसे कहती कमरे से बाहर निकली थी, जबकि फ़ोन पर सुनने वाली खबर ने इसे सर से पैर तक हिलाकर रख दिया था। एक ही रात में करोड़ों का नुकसान, किसने किया है ये सब कुछ? वो दहाड़ते हुए पूछने लगी थी। अभी ज़्यादा तफसील पता नहीं चली, क्योंकि सियासी बंदा है। शाबिर शाह नाम है इसका। वो तफसील से बता रही थी, जबकि रेशम भाई के कानों में शाह का नाम गूंजा था, लेकिन अपनी मुलाजमा की जुबान से नहीं बल्कि जीनत की जुबान से। कुछ दिन पहले वो जीनत ने किसी शाबिर शाह का नाम लिया था। रेशम भाई, खैरियत तो है ना, सब कुछ ठीक तो है ना, इतनी परेशान क्यों लग रही है? वो लड़की बाहर आते हुए से कहने लगी थी, जबकि रेशम भाई ने गुस्से से इसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा था। क्या कहा था मैंने तुमसे? काम जब तक खत्म ना हो जाए इस जगह से हिलना मत। यहाँ किसकी इजाजत से आई हो? वो इसे बालों से पकड़कर जोरदार धक्का देती हुई इसे वापस अंदर फेंक चुकी थी, जबकि वहाँ डॉक्टर और उसके साथ 2 लड़कियां जो परिवेश का मसला हल करवा रही थी वो इसे देखकर रह गई थी। वो इस गजालत में कदम रखते हुए हर तरफ देख रहा था। कमरों की तादाद ही इतनी ज्यादा थी कि किस कमरे में जाना है वो समझ नहीं पा रहा था। एक कमरे में लड़कियों की आवाज सुनते हुए इसने दरवाजा खोला, लेकिन अगले ही लम्हे शर्मिंदगी से निकल झुकाकर वहां से बाहर निकल गया था। अंदर मौजूद लड़कियां काफी नाजिबा हालत में थी। पुलिस इन सब लड़कियों को एक जगह इकट्ठा कर रही थी, और ऐसे मामलात में पुलिस ये नहीं देखती कि सामने मौजूद इंसान का बदन ढका हुआ है या बरहना। ऊपर वाली मंजिल पर भी कुछ लड़कियां हैं, आप अपनी वाली को पहचान कर ले जाओ, बाकी हम मामला हल कर लेंगे। बहुत बड़ा कारोबार चला रही थी रेशम भाई। लड़कियों के साथ काफी ज्यादा है, लड़कियों की तादाद काफी ज्यादा है। पुलिस वाले से देखते हुए बता रहा था, जबकि वो अपनी मंजिल से एक लड़की भागते हुए नीचे की तरफ आई। जब पुलिस ने इसका रास्ता रोका था। शाविशा में जीनत, मैंने आपको फोन किया था, रोहा ऊपर है, आइए मेरे साथ। वो कहती देखो
वो कहती फ़ौरन वापस ऊपर की तरफ भागी थी, तो शावीर ने अपने कदम इसके पीछे ही ऊपर की तरफ बढ़ाए थे। इसका दिल किसी सूखे पत्ते की तरह लरज़ रहा था। इस वक़्त इस पर एक लर्ज़ा तारी था, किसी बच्चे सा खौफ था, वो बहुत सहमा हुआ था। इस वक़्त वो कोई मगरूर शाबीर शाह नहीं इस वक़्त वो कोई मकरूर शाबिशा नहीं था, जिसे दुनिया फ़तह करनी थी। इस वक़्त वो एक भाई था, जिसके सामने कौन-सा मंज़र आने वाला था, ये सोचकर इसकी रूह फ़ना हो रही थी। रेशम भाई परिविश को होश आ गया तो वो मेरी जान निकाल देगी। खुदा के लिए मुझे छोड़कर मत जाओ। उसके पीछे-पीछे अस्पताल से निकली थी। चुप करो, बकवास बंद करो। जब तक परिविश को होश नहीं आ जाता, तब तक तुम यहीं पर रहोगी। वहाँ कोठे पर रेड पड़ी है। पुलिस वाले सारी लड़कियों पर कब्ज़ा करके बैठे हैं। वो तो शुक्र है कि वहाँ के डीएसपी ने मुझे फ़ोन करके बता दिया। वो रूहा बहुत बड़े साइंसदान शाबिशा की बहन निकली है। मसला बहुत बड़ा है और इस मसले को हल करना पड़ेगा। मुझे न जाने कितनी कीमत देनी होगी, न जाने किस तरह से मामले को ठंडा करूँगी मैं। एक बात कान खोल कर सुन लो। परिविश को होश आए तो इसके सामने जज्बात का तूफान खड़ा कर देना। कह देना रेशम भाई को इस मामले में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो परिविश की हालत से बहुत ज़्यादा अफसरदा है। बाकी डॉक्टर्स का क्या कहना है वो मैं सब कुछ बाकी डॉक्टर्स ने क्या कहना है वो मैं सब कुछ समझा कर आई हूँ। बाकी मसला डॉक्टर हल कर लेंगे। तुम यहीं पर रहना, अगर कोई मसला हो तो मुझे फ़ोन कर देना। वो तेज़ी से वहाँ से निकली थी, जबकि इसकी मुलाज़िमा वापस अस्पताल के अंदर चली गई थी। न जाने परिविश ने अब तक किस तरह से रिएक्ट करना था। इसने डरते-डरते कमरे के अंदर कदम रखा तो वो ज़मीन पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। हमारा शक दुरुस्त से निकला। ये रेत तुम्हारे भाई ने ही दिलवाई है। ज़ीनत की आवाज़ पर इसने सर उठाकर दरवाज़े की तरफ देखा और फिर अगले ही लम्हे तेज़ी से उठकर शाबीर की तरफ आकर भागते हुए इसके सीने में जा चुपी थी। वो इसके सीने से लगी तारें मार-मार कर रोने लगी थी। जिस भाई को इसने अपना हक मारने वाला समझा था, आज इसके लिए यहाँ पर आया था। इसे हैवानियत को बचाने के लिए, इसे दरिंदगी से आज़ाद करवाने के लिए इसका भाई आया था, इसे बचाने के लिए। वो तड़प-तड़प कर रो रही थी। वो ऊँची-ऊँची आवाज़ में दहाड़े मार रही थी। शाह की कमीज़ पूरी तरह से इसके आंसू से तर होने लगी थी। इसने एक झटके से इसे खुद से दूर किया था। फिर अगले ही लम्हे अपनी बादामी शाल को ऊपर से उतारते हुए इसके नाज़ुक से सलापे पर फैलाई और फिर इसका हाथ थामते हुए इसे घसीटकर बाहर ले जाने लगा था। जब इसने रुककर पीछे की तरफ मुड़कर देखा था, ज़ीनत आप भी हमारे साथ चलें। रेशम भाई आपको चाँद से मार डालेंगे। आपने इसके खिलाफ जाकर इतना बड़ा कदम उठाया है, वो आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगी। वो बेचैनी से ज़ीनत को देखते हुए बोली थी, जिसने अपनी जान की भी परवाह न की थी। इसे बचाने की खातिर वो रेशम भाई के खिलाफ चली गई थी। परी भी तो इसे बचाने को कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन ज़ीनत सब कुछ कर गई थी। मैं यहाँ से नहीं जा सकती मेरी प्यारी बहन, मेरा मुकद्दर यही कोटा है। यहाँ पर उम्मीद तो होती है ना वो मिलने आएगा। मुझे इस कोठी पर ना देखकर वो मेरा सेठ पागल हो जाएगा और इसके नाम की खातिर मरना भी पड़े तो ज़ीनत को बहुत कबूल है। तुम जाओ शावीर भाई के साथ। शावीर भाई मैं कसम खाकर कहती हूँ आपकी बहन पाक है, इसे किसी मर्द ने नहीं छुआ। आपके लिए मुझ पर एतबार करना मुश्किल होगा। एक तवाइफ क्या किसी की पाक दामनी की गवाही देगी, लेकिन मैं फिर भी इसकी गवाह हूँ। ये बहुत पछताई है आपसे बगावत पर। खुदा के लिए इसे माफ़ कर दीजिएगा। मैं इस काबिल तो नहीं कि खुद को आपकी बहन कहूँ, लेकिन एक बहन की फरियाद समझकर मेरी बात को समझिएगा। इंसान गलती कर देता है, लेकिन माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है। अल्लाह आपको माफ़ करने का हौसला अता फरमाए। वो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए इसकी खातिर दरवाज़ा खोल गई थी, जबकि शावीर बिना कुछ बोले नरमी से इसके सर पर हाथ रखता रूहा को पकड़कर वहाँ से निकल गया था।